बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत, तकवा और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 6 कवर कर लिया था और आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बीएससी लेवल से देखेंगे, क्योंकि एफएससी लेवल में इसका जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, डिटेल्स नहीं थी वहाँ पे। तो बीएससी की बुक जो मैं फ़ॉलो कर रही थी वो थी जी सनाउल्लाह साहब की बुक, लेकिन उस बुक में एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर नहीं है, तो हम लोग इसे चौधरी ग़ुलाम रसूल जो हैं उनकी बुक से कवर करेंगे। ठीक है जी, जो प्रोफ़ेसर ग़ुलाम रसूल चौधरी साहब हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम लोगों ने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मीन के अपने पेपर की तैयारी के लिए करना है, लेक्चरर की तैयारी के लिए। तो हम लोग इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने पीछे सारे जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री हमने पढ़ी है, उसमें हर ब्लॉक में मैंने आपको बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिस भी सब शेल में जाते हैं, वही उन एलिमेंट्स का, जो भी हम स्पेसिफिक एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक ब्लॉक की बात कर रहे होते हैं, तो हम वही उसका ब्लॉक कह देते हैं उसे। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट हमने पढ़ा था, तो उन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में थे, और इसी तरह पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, और अब जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n-2 f ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग पीरियोडिक टेबल अपने माइंड में अगर लेके आए ना, तो यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, देन यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, देन आगे यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह का कुछ जो है वो पीरियोडिक टेबल की शेप कुछ इस तरह से बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 ट्रांजिशन सीरीज़ आ जाती हैं। और पीरियोडिक टेबल के नीचे यहाँ पे जो है वो 2 सीरीज़ आती हैं, उन दोनों सीरीज़ को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेपरेटली नीचे जो 2 सीरीज़ प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज़ होती हैं। और इसमें आपके पास जो है वो 2 सीरीज़ हैं ना। तो अच्छा, एक और बात भी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं उनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या तो 4f ऑर्बिटल्स में जाते हैं या फिर 5f ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो 4f ऑर्बिटल्स वालों को हम 4f ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, और 5f ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको 5f ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। मीन के 2 सीरीज़ बन जाएंगी। 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स, और इनको लेंथेनाइड्स भी कहते हैं, लेंथेनॉन्स भी कहते हैं, या फिर रेयर अर्थ्स भी कहते हैं। ठीक है, 5f ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नॉन एज सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स, और एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉन्स। ठीक है, और इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें, तो जो आपके पास 4f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी 6s, 5d एंड 4f ये है, और जो दूसरे हैं, मीन के दूसरी सीरीज़ है, उसमें आपके पास 7s, 6d और 5f। और किस तरह से कि आप कहेंगे यहाँ पे जो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो n-2f 0 to 14 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग जब हम करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। n-1d 0 1 हो सकता है। ठीक है, 2 नहीं होगा, 0 1 और ns2। ठीक है, ns में मतलब जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल या तो छठा होगा या 7वां होगा, क्योंकि ये या तो छठे पीरियड से बिलोंग करते हैं या फिर 7वें पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इनका वैलेंस शेल छठा या 7वां हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 या 7 हो सकती है। जो हमारे पास 4f ब्लॉक वाले या 4f सीरीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं, 4f सीरीज़ में आपके पास n की वैल्यू जब 6 होगी, तो कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि जो आपका s ऑर्बिटल है वो 6 होगा, और फिर n-1d होता है ना, तो 6 में से 1 माइनस करें तो 5d हो जाएगा, और n-2f होता है, तो 6 में से 2 माइनस करें तो 4f हो जाएगा। तो ये आपके पास 4f सीरीज़ वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो कि जनरल कन्फिग्रेशन है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ns, n-1d एंड n-2f ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इसमें आपके पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी में 0 या 1 होंगे, और एफ में 0 से लेकर 14 तक कोई भी तादाद हो सकती है। इसी तरह आप 5f सीरीज़ की बात करेंगे तो उसमें आपके पास जो n है उसकी वैल्यू 7 होगी, तो आपके पास 7s आएगा, और फिर n-1 करेंगे तो 7-1 करके 6d आ जाएगा, और फिर n-2 करेंगे तो 7-2 करके 5f आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास जो ns था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और n-1 जो d
है उसमें 0 to 1 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और n-2f जो है उसमें आपके पास जो है वो 5f बनेगा और उसमें 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर लेंथेनाइड्स की बात करते हैं तो इसमें टोटल 15 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइड्स के। लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं, ल्यूटियम तक होते हैं, और एटॉमिक नंबर 51 to 71 तक होते हैं। इनको हम लेंथेनाइड्स भी कहते हैं। और ज़्यादा स्ट्रिक्टली अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो लेंथेनाइड्स है, लेंथेनम है जिसका 57 एटॉमिक नंबर है, उसकी कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो 4f में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे f ब्लॉक में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको f ब्लॉक में काउंट ना करें तो फिर आपके पास टोटल जो लेंथेनाइड्स हैं वो 14 एलिमेंट्स बच जाएंगे, 15 नहीं होंगे, ठीक है। और लास्ट वाले की अगर हम बात करें ल्यूटियम की, तो 71 उसका एटॉमिक नंबर है, और उसमें अगर आप देखें तो F जो है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंप्लीट है। तो कम्प्लीटली फील्ड को भी हम काउंट नहीं करते। तो इस तरह से हमारे पास प्योरली जो लेंथनाइड्स होंगे वो जस्ट 13 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना है। बाकी इसमें कोई इतनी खास बात करने वाली नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पोजीशन ऑफ लेंथनाइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। लेंथनाइड्स को पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखा जाता है? सारे जो 15 एलिमेंट्स हैं लेंथनाइड्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर जो है वो बेरियम और हफनियम के दरमियान में होता है। तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में नहीं रखना चाहिए। वैसे आपको पता ही है कि हम सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के एंड पे जो है इन दोनों को रखते हैं, 4f सीरीज़ को भी और 5f सीरीज़ को भी। तो इसमें भी कोई एज सच बात नहीं थी जो कि आप MCQs के लिहाज से करते। तो नेक्स्ट जी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथनाइड्स। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल मैंने आपको बता दी थी। यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ना करें, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि इस टेबल में से कर लें तो ये ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। इस टेबल को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर बताया, नेम बताया, सिंबल बताया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो इस टेबल के थ्रू आपके जो पिछले टॉपिक से, जो कि यहाँ पे मैं आपको इस पेज से बता रही थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और देन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पर, तो वो दोनों टॉपिक्स जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक ये सारे लेंथनाइड्स हैं, ठीक है। और बाकी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि लेंथनम को हम निकाल दें और ल्यूटियम को निकाल दें तो बाकी 13 बच जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इन सबको ही देखेंगे, ठीक है। तो नेम देख लें। सबसे पहले 57 एटॉमिक नंबर वाला लेंथनम है, देन 58 वाला सीरियम है, 59 वाला पैरासिडानियम है, 60 वाला नियोडाइनियम है, 61 वाला प्रोमीथियम है, 62 वाला स्मेरियम है, 63 यूरोपियम, 64 गैडोलिनियम, 65 है टर्बियम, 66 डिस्प्रोसियम, 67 होल्मियम, 68 इर्बियम, 69 थ्यूलियम, 70 ये टर्बियम और 71 ल्यूटियम, ठीक है। तो ये टोटल है। इनके सैम्पल्स देख लें। La लेंथनम, Ce सीरियम, Pr पैरासिडानियम, Nd नियोडाइनियम, Pm प्रोमीथियम, Sm समेरियम, यूरोपियम का EU होता है गैडोलिनियम, Gd टर्बियम, Tb डिस्प्रोसियम, Dy होल्मियम, Ho इर्बियम, Er थ्यूलियम का है Tm, और टर्बियम का Yb है और ल्यूटियम का Lu है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो जीनॉन और जीनॉन के आगे 4f05d1 6s2। पहले तो आप इनको तरतीब में याद कर लें। जब आप तरतीब में इनको याद करेंगे तो इनके एटॉमिक नंबर आप लोगों को अच्छे से याद होंगे, क्योंकि तरतीब है। तो तरतीब में अगर आपको एटॉमिक नंबर किसी का भूल भी जाता है तो तरतीब में काउंट करके जो है आप उसका एटॉमिक नंबर गैस कर सकते हैं, ठीक है। फिर सैम्पल्स याद कर लें इनके। उसके बाद जब आप लोग इसके नेम और सैम्पल्स और एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप लोगों ने याद क्या रखना होगा कि आप जो है ना वो डी वाले जो है ना वो याद रख लें कि डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से एलिमेंट्स का है। तो डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आपका आ जाता है फर्स्ट और सेकंड का, मतलब लेंथनम का और सीरियम का आ जाता है। और उसके बाद जी आ जाता है गैडोलिनियम का। यहाँ पे मैंने इनको अंडरलाइन भी किया, लेंथनम, सीरियम और फिर गैडोलिनियम का आ जाता है, गैडोलिनियम का। और गैडोलिनियम के बाद लास्ट वन जो है ल्यूटियम। इन सब के जो n-1 d ऑर्बिटल्स हैं उनमें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सब के n-1 d ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें 0 इलेक्ट्रॉन है। जब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद होगी तो फिर आपको बाकी को रटा नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप देखें तो सारे के सारे एलिमेंट्स के जो 6s ऑर्बिटल हैं उन सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर बात जाता है 4f ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल्स जो हैं जब d में जिनका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बाकी आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखेंगे, जितने बचेंगे वो आप जो है 4f में डालेंगे। तो यहाँ पे लेंथनम में 0, ठीक है। और फिर जो है 4f1 आ जाता है हमारे पास सीरियम का, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में चला गया। और इसी तरह जो है आप इसको कन्फिग्रेशन को याद रखेंगे, लेकिन
इसके साथ साथ आप लोग 4F7 वालों को भी याद रख लें कि 4F7 और 4F14 वाले कौन कौन से हैं, क्योंकि MCQs में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे तो अगर आप 5D1 वालों को अपने ध्यान में रखेंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली आपको 4F7 मतलब हाफ F और हाफ जो फील्ड हैं F ऑर्बिटल्स और जो कम्प्लीटली फील्ड हैं जिन एलिमेंट्स के, वो आपको आपके ध्यान में रह जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इनको अलहदा से भी याद रख लें तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि पेपर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो 4F7 वाले हैं वो आपके पास यॉर्पियम आ जाता है और गैडोलिनियम आ जाता है, और 4F14 वालों में आपके पास जिटर्बियम आ जाता है और ल्यूटियम आ जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। आप लोग देखें कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ना शो करे। लेकिन इसके साथ साथ वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो +4 वाले आपके पास सेकंड और थर्ड सीरियम और पैरासोडियम आ जाता है। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं जी टर्बियम आ जाता है और डिस्प्रोसियम आ जाता है। ये दोनों भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 वालों की बात करें तो +2 वालों में आपके पास न्यूडानियम आ जाता है। न्यूडानियम के बाद आ जाता है स्मैरियम। स्मैरियम के बाद यॉर्पियम और यॉर्पियम के बाद आ जाता है जी थ्यूलियम और थ्यूलियम के बाद जिटर्बियम। ये सारे जो हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन +3 है, तो ये ज़्यादातर +3 में रहना ही पसंद करेंगे। तो +3 में जो रहना पसंद कर रहे हैं आप लोग ये देखें कि जिनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो +3 में चेंज होंगे तो क्या होगा। मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई भी एलिमेंट जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो वो ख़ुद को रिड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, वो जी क्या करेंगे, ख़ुद को रिड्यूस करेंगे, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, तो वो एक्ट करेंगे एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो आप लोगों ने अब ये भी याद रख लेना है कि आपके पास जिनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें सीरियम, पैरासोडियम और उसके बाद जी टर्बियम, और टर्बियम के बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्रोसियम। ये जो सारे हैं जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, जिसमें न्यूडाइनियम आ जाता है, यॉर्पियम आ जाता है, यॉर्पियम के ऊपर स्मारियम आ जाता है, और +2 वालों में आपके पास आ जाता है जी थ्यूलियम और जिटर्बियम। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो ये जब अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो इसका मतलब है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कोई एलिमेंट जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके जाता है लोअर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। मीन उसकी ऑक्सीडेशन होती है, वो अपनी ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो दूसरी स्पीशीज़ की वो क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। इन सारी बातों को आप लोगों ने याद रखना है। और इसके अलावा जो सीरियम है, इसको गुड एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। मीन कि इट्स अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। और इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं एक्सेप्ट प्रोमीथियम। ठीक है, प्रोमीथियम जो है वो जस्ट यही वाला जो है जस्ट रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं इनके फेयरली हाई होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, और ये कोई ख़ास ट्रेंड नहीं होता इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का। यॉर्पियम और जिटर्बियम दोनों में +2 आइंस पाए जाते हैं, और सो इट रिजल्ट्स इन स्लाइटली वीकर मेटालिक बॉन्डिंग। इनकी मेटालिक बॉन्डिंग थोड़ी सी वीकर होती है। यॉर्पियम और जिटर्बियम दोनों की जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि इनमें थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल्स में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैव लोअर वैल्यूज़ फॉर दीज टू एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू द वैल्यूज़ ऑफ द अदर लेंथेनाइड्स मेंबर्स। आल्सो एबनॉर्मली ग्रेटर रेडियाई फॉर दीज टू एलिमेंट्स। इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसका साइज़, तो रिजल्टिंग इन वीकर पैकिंग, सो दीज शो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इन दोनों को आप लोगों ने याद रख लेना है, यॉर्पियम एंड जिटर्बियम को। मेटेलिक रेडियाई की बात करें तो इनके जो मेटेलिक रेडियाई होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑपरेट करेगी। द मेटेलिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड्स फॉल इन द रेंज ऑफ 174 to 208 पिकोमीटर एंड विच आर क्वाइट comparable with those of the S block elements, particularly calcium having metallic radius of 174 picometer, and this indirectly fairly large size of the atoms of the lanthanides elements. Europium and ytterbium show very surprisingly irregular sizes. फिर वही दोनों elements आ गए, Europium and ytterbium, and the reason is that these elements suffer repulsions between
greater number of F electrons. Oxidation states of +2 for these elements also responsible for abnormalities. अच्छा जी, मेटालिक रेडियाई में आप लोगों ने जस्ट ये याद करना है कि हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे सीरीज़ में, तो उनके मेटालिक रेडियाई जो हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। क्यों डिक्रीज़ होंगे मेटालिक रेडियाई? क्योंकि यहाँ पे फिर लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन भी ऑपरेट होता है, और वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे इनके एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पुअर शील्डिंग काज करते हैं। तो पुअर शील्डिंग की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डेंसिटी की बात करें तो बहुत लो इनकी डेंसिटीज़ होती हैं, 6.7 से लेकर 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के दरमियान जो है इनकी रेंज होती है डेंसिटी की। लो डेंसिटी शो करते हैं 6.77 टू 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की रेंज में ये डेंसिटी शो करते हैं। अच्छा, इनका भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता डेंसिटी का, हम ये नहीं कह सकते कि रेगुलरली इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। और यूरोपियम और यूटेरबियम जो हैं इनकी लो वैल्यू होती है डेंसिटी की देन एक्सपेक्टेड। आयनाइजेशन एनर्जीज़ की बात करें तो लेंथेनाइड जो हैं वो फेयरली लो आयनाइजेशन एनर्जीज शो करते हैं, तकरीबन 585 किलो जूल पर मोल, एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इनकी 1150 किलो जूल पर मोल तक होती है ड्यू टू देयर फेयरली लार्ज साइज विच आर क्वाइट कंपेरेबल विद दोज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पर्टिकुलरली कैल्शियम। कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 589 है और सेकंड जो है वो 1145 है, और इनकी फर्स्ट जो होती है 585 किलो जूल पर मोल तक होती है, और सेकंड जो होती है वो 1150 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये कंपेरेबल है विद दैट ऑफ कैल्शियम। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ की बात करें तो फॉल करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द रेंज ऑफ 1 to 1.15। अच्छा, कौन से स्केल के अकॉर्डिंग? ऑरेड एंड रैको स्केल के अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यूज़ बताई हुई हैं, एंड आर क्वाइट कंपेरेबल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली कैल्शियम। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कैल्शियम से रिजेंबल करती है, एंड दीज लेंथेनाइड्स आयंस आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। इसी वजह से जो है ये आयनिक कंपाउंड्स बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो कम हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। As we move along the lanthanide series from lanthanum to lutetium, there is continuous decrease in the atomic and ionic radius. इनका atomic और ionic radius जो है वो continuously decrease करता है। This steady decrease in the atomic and ionic radii of the lanthanides with increase in the atomic number is called lanthanide contraction. ये जो steady decrease होता है इनके atomic और ionic radius में सीरीज के अंदर मूव करने से, लेफ्ट राइट जब हम पीरियड में मूव कर रहे होते हैं तो इनका जो है atomic और ionic radius डिक्रीज कर रहा होता है, इसको हम lanthanide contraction कहते हैं। The decrease in size is regular in ions but not so regular in case ऑफ एटम्स। ठीक है, आइंस में तो रेगुलर होता है, लेकिन एटम्स के केस में इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं होता, इनका ट्रेंड इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं होता। काजेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इन लेंथेनाइड्स द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंटर 4f सबशेल्स। 4f सबशेल में जाते हैं एडिशनल इलेक्ट्रॉन, बट नॉट इन द वैलेंस शेल, नेमली 6th शेल। 6th शेल में नहीं जाते, बल्कि उससे जो है पिछले से भी पिछले, पेनल्टीमेट से भी पिछले, मीन के एंटी पेनल्टीमेट शेल में जो है इनके एफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, मीन के वैलेंस जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द one electron in 4f subshell is by another in the same shell. Mutual sharing effect जिसे हम कह सकते हैं, mutual shielding effect सॉरी of 4f electron is very little, mean बहुत पुअर होता है। mutual shielding effect being even smaller than that of the d electron because the shape of the f orbitals is very much diffused, क्योंकि f orbital की shape बहुत ज़्यादा diffused होती है। and the nuclear charge atomic number जिसको हम कह सकते हैं however increase by 1 unit at each step। जैसे ही हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो हर स्टेप पे 1 यूनिट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। thus the nuclear charge increases at each step while there is no comparable increase in the mutual shielding effect of the 4f electron, and this results in is that electrons in the outer shell experience increasing nuclear charge from the growing nucleus। तो ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड consequently the atomic and the ionic radii go on decreasing as we move from lanthanum to lutetium। 51 to 71 atomic number की तरफ मूव करते हैं तो इनके साइजेस जो हैं वो डिक्रीज करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नताइज क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जो हैं वो इनकी स्लाइडली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ट्राईवेलेंट आयंस की, और आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिक करैक्टर ऑफ लेंथेनाइड ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देयर इज डिक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द लेंथेनाइड्स। अच्छा, डिक्रीज होगा ना
क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे ही कैटाइन का साइज़ डिक्रीज़ होगा तो कैटाइन के साथ जो है आप बेस को ले लेना। हाइड्रोक्साइड क्या हैं, ये बेस हैं, मतलब कि LaOH ले लें, LaOH थ्राइज़ ले लें। तो इसमें आपके पास जो लेंथेनाइड्स हैं इनके ऊपर +3 चार्ज होता है और लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो इनका साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो जब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से जो OH के साथ इनकी बॉन्डिंग है, La3 पॉजिटिव आयन की OH के साथ जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। मीन कि ये OH नेगेटिव को इतना ईज़िली जो है ये लूज़ नहीं होने देंगे। तो बेस जो होती है वो OH नेगेटिव दे देती है सॉल्यूशन में, तो ये जो है OH नेगेटिव को लूज़ नहीं होने देंगे। तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर। तो यहाँ पे जस्ट इतना ही आप लोग इसमें याद रख लें। फिर उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हैं ऑफ द पोस्ट लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनाइड्स आर कॉल्ड पोस्ट लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स एंड नॉर्मली इन द सेम सब ग्रुप द कोवेलेंट रेडियाई increases as the atomic number increases, and this fact is evident when we compare the covalent radii values of the elements of the first and the second transition series. And if we compare the covalent radii values of the elements of the second transition series with those of the third transition series, we find that the normal increase in the covalent radii values from scandium to ytterbium to lanthanum disappears after lanthanides and the pair of the elements zirconium, hafnium and nobelium and thallium, और उसके बाद सिल्वर और गोल्ड हैं, कैडमियम और मरकरी हैं। अच्छा, ये जो सारे पेयर्स यहाँ पे बताए हुए हैं इनकी ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। इफ़ द 14 lanthanide had not been intervened between lanthanum and hafnium, the values of the covalent radius, for example, of hafnium should have been greater than that of zirconium. hafnium और zirconium का वैसे तो आप साइज़ सेम आ रहा है ना, तो वैसे अगर यहाँ पे lanthanide ना आते इनके दरमियान में तो फिर इनका साइज़ जो है वो सेम ना होता बल्कि hafnium का ज़्यादा होता, ठीक है। since zirconium and hafnium both are in the same subgroup, that is group fourth, and zirconium lies immediately above hafnium। तो zirconium ऊपर है और hafnium नीचे है, तो hafnium जो है उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स भी तो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, हर स्टेप पे एक शेल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे फिर इन दोनों के दरमियान जो है वो लेंथेनाइड्स आ जाते हैं और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे इन दोनों का साइज़ इक्वल हो जाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ को भी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जो आपको पेयर्स बताए हुए हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इन पेयर्स के साइज़ आप लोगों ने याद रखना है कि इनके जो है वो तकरीबन इक्वल होते हैं। This situation is also with other pair of the elements in the second and the third series of transition elements। second और third series में भी कुछ pairs हैं कि जिनके साथ जो है वो सेम ये बात होती है। since the pairs of the elements of the second and the third transition series occurring after lanthanides, क्योंकि ये lanthanide के साथ आ जाते हैं, बाद आ जाते हैं zirconium, hafnium, ये दोनों ये ऊपर भी बता दिए। almost similar size होता है which is due to the lanthanide contraction and they are much close to one another in properties than do in the pair of the elements of the फर्स्ट एंड द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। तो यहाँ पे एटॉमिक यानी कि कोवेलेंट रेडियाई बताए हुए हैं ऑफ द एलिमेंट्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग लेंथेनाइड्स। तो यहाँ पे आपको जी सारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो यहाँ पे आप इनको बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग याद रखें कि जो एक सिंबल ऊपर दिया हुआ है ना TA, ये टेंटलम का सिंबल है। यहाँ पे शायद मैंने इसका नेम ठीक से नहीं प्रोनाउंस किया था, टेंटलम का सिंबल है ये। नोबोलियम के साथ, नियोबियम के साथ जो है ये टेंटलम है, नियोबियम और टेंटलम का सिंबल है। और ज़िरकोनियम के साथ हमारा जो था ना, ज़िरकोनियम के साथ पेयर है हाफनियम का और कैडमियम के साथ सिल्वर का है, ठीक है। नियोबियम और टेंटलम का, ज़िरकोनियम और हाफनियम का, और कैडमियम और सिल्वर, कैडमियम और मरकरी का है, और सिल्वर और गोल्ड का है पेयर। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ज़िरकोनियम और हैफनियम ऊपर नीचे आ रहे हैं, तकरीबन इनका सिमिलर साइज़ है, ठीक है। नियोबियम और टेंटलम है, इसका TA सिंबल है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। और मोलिब्डेनम और टंगस्टन का देख लें 1.30 1.30। और इसी तरह नेक्स्ट सारे जो है ये पेयर्स, इन सारे पेयर्स का अगर आप लोग साइज़ देखें तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो तकरीबन सेम आ रही हैं। तो इन सब को बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लें, क्योंकि ये जो हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पेयर्स आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेम वैल्यूज़ क्यों शो कर रहे हैं,
क्योंकि इनके यहाँ पे जो है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूज सेम आ जाती हैं। अदरवाइज हम लेफ्ट टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, मीन के लोअर मेंबर्स का ज़्यादा होता और हायर मेंबर्स का कम होता। हाई डेंसिटी ऑफ द पोस्ट लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन द एटॉमिक साइज ऑफ द पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स बिकम वेरी स्मॉल। इनका साइज़ जो है वो कम हो जाता है, मीन लेंथेनाइड के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द पैकिंग ऑफ द एटम्स इन देयर मेटेलिक क्रिस्टल बिकम सो मच कॉम्पैक्ट दैट देयर डेंसिटीज आर वेरी हाई। इनकी पैकिंग इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती है साइज़ कम होने की वजह से कि इनकी डेंसिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। दस वाइल द डेंसिटीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आर only slightly higher than those of the first transition series, and the densities of the elements of the third transition series are almost double to those of the elements of the second transition series। तो आप लोग पूरा पैराग्राफ जो है वो रटने की बजाय इतना याद रखें कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की जो डेंसिटीज़ हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा डेंसिटीज़ हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जो है उनकी डेंसिटी जो है वो तकरीबन डबल हो जाती हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल बताई हुई होती है, तो आप लोग अपने पास नोट्स बनाया करें। जो मैं बात बताती हूँ उसको जस्ट एक ही सेंटेंस में बना के लिख लिया करें ताकि ड्यूरिंग रिवीजन आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लें और जल्दी रिवाइज़ कर लें। रिवीजन का मतलब भी यही होता है कि जितने टाइम में आपने याद किया था, अगर आपने याद करने में घंटा लगाया था तो रिवाइज़ करने में आपको फर्स्ट टाइम रिवाइज़ करने में आधा घंटा लगे और सेकंड टाइम रिवाइज़ करने में आपको 15 मिनट लगे, और थर्ड टाइम आप रिवाइज़ करें तो आपको 10 मिनट से भी कम टाइम लगे एक चैप्टर को रिवाइज़ करने में। ठीक है, अकरेंस ऑफ फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है अकरेंस की बात करते हैं हम। यहाँ पे आप लोग याद रखें कि जो यट्रियम है जिसका सिंबल कैपिटल वाई है, इसकी अक्रंस होती है अलॉन्ग विद हैवी लेंथेनाइड्स। यट्रियम का जो कैटाइन है Y3 पॉजिटिव, और इसके साथ साथ आपके पास इर्बियम का जो कैटाइन है ER3 पॉजिटिव। दोनों का जो क्रिस्टल रेडियाई है, मतलब इनका जो साइज़ है वो तकरीबन इक्वल होता है 0.93 आंगस्ट्रॉम 0.96 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इनको जो है यट्रियम जो है इसको मोस्टली जो है वो कंपेयर किया जाता है हैवियर लेंथेनाइड्स के साथ, क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सोलिबिलिटी है। तो इसकी जो है यट्रियम की ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं यट्रियम के कंपाउंड्स की वो मिलती हैं विद हैवियर लेंथेनाइड्स। ठीक है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको हैवियर लेंथेनाइड से सेपरेट करना, और यूजुअली जो है इसे लेंथेनाइड्स के साथ ही स्टडी किया जाता है। तो इसमें जस्ट एक ही पॉइंट था यट्रियम के बारे में, ये याद रखें। फिर है जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ देखते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल बट स्मूथ इंक्रीज इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ फॉर द प्रोसेस। यहाँ पे आप देखें तो लेंथेनाइड जो है इनको हम जनरल सिंबल से शो करते हैं Ln3 पॉजिटिव। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करें तो मेटल में ये मीन के न्यूट्रल मेटल एटम में चेंज हो जाएंगे ये, और गैशियस एटम में रेंजिंग फ्रॉम -2.52 वोल्ट्स फॉर लेंथेनाइड्स टू -2.25 वोल्ट्स फॉर लेंथेनम से ल्यूट्रिटियम तक जो वैल्यू इंक्रीज़ करती है इनकी -2.52 से -2.25 वोल्ट्स तक। ठीक है, तो जस्ट आप इनकी जो है वो वैल्यू याद रख लें और इनका ऑर्डर याद रखें कि लेंथेनम से ल्यूट्रिटियम तक किस रेंज में जो है वो वैल्यू चेंज हो रही है। कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कलर्स के बारे में पहले भी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। और लेंथेनाइड्स मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनका ये सिल्वरी वाइट होता है इनका कलर, और इनके कुछ ट्राईवैलेंट जो लेंथेनाइड्स कैटाइंस हैं, मीन उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं सॉलिड स्टेट में या फिर एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में, और कलर की इंटेंसिटी डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, तो ये वही सारी पुरानी बातें हैं। इनका कौन से जो हैं इनके कंपाउंड्स हैं या कौन से इनके कैटाइंस होंगे या कौन से आयंस हैं जो कि कलर शो करते हैं, ऐसे जिनमें पार्शली फील्ड एफ ऑर्बिटल्स मौजूद हों। ठीक है, वो करेंगे। मीन के अगर एफ में 0 इलेक्ट्रॉन है या एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो जो है वो कलर शो नहीं करते। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें द रिजल्ट्स इन द ट्रांजिशन फ्रॉम 1 4f ऑर्बिटल टू अनदर 4f ऑर्बिटल। यहाँ पे एफ ट्रांजिशन होगी ना, मतलब एक 4f ऑर्बिटल से दूसरे 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन शो करेंगे, तो इनको एफ ट्रांजिशन कहते हैं। एंड द कलर C's is the result of the absorption of the light of certain wavelength and transition of the light of other wavelength। और ये भी हम लोग पीछे जो है एक व्हील के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से एक कलर एब्जॉर्ब होता है दूसरा ट्रांसमिट होता है, तो कौन सा कलर जो है वो अपीयर होता है। लेंथेनाइड 3 पॉजिटिव आइंस हैविंग एम्प्टी हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स ये कलर शो नहीं करते। ठीक है, जैसे आपके पास 4f0 हो, 4f7 हो या फिर 4f14 कन्फिग्रेशन हो तो ये कलर शो नहीं करेंगे, ये कलरलेस होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास La3 पॉजिटिव है, इसमें 4f0 है, गॉडोलिनियम में 3 पॉजिटिव में 4f7 है, ल्यूटेरियम में 4f14 है, तो ये तीनों जो हैं ये कलरलेस होंगे।
ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द लेंथेनाइड 3 पॉजिटिव आयंस शो वेरी शार्प लाइन लाइक बैंड्स इन द अल्ट्रावायलेट विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रीजन्स एंड द बैंड्स ऑफ द Ln3 पॉजिटिव आयंस आर सो शार्प दैट दे आर वेरी यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजिंग द लेंथेनाइड्स एंड फॉर देयर क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशंस। ठीक है, तो इनके जो बैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइन लाइक बैंड्स होते हैं, मीन बड़े बड़े शार्प से बैंड्स होते हैं, और कौन से रीजन में फॉल करते हैं, अल्ट्रावायलेट विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रीजन्स। तो ये रीजन्स याद रखें कैसे होते हैं बैंड्स और कौन से रीजन्स में जो है वो फॉल करते हैं और किस लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जगह जब हम बात करते हैं लेंथेनाइड्स के बारे में, जी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, और लेंथेनाइड्स के केस में हम जब मैग्नेटिक मोमेंट्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो सिर्फ इनकी स्पिनिंग मोशन की वजह से नहीं होती, बल्कि स्पिनिंग मोशन के साथ साथ ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी होती है। मीन कि ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन दोनों जो हैं वो मतलब कि अपना किरदार अदा करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के केस में। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा ना मैग्नेटिक मोमेंट का, मीन के इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन भी और ऑर्बिटल मोशन दोनों ने यहाँ पे रोल प्ले करने, तो फार्मूला थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। म्यू इक्वल टू 4s s+1 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस l इंटू l+1, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये इनका जो है वो फार्मूला थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। इस फार्मूले को आप लोग अच्छी तरह याद कर लें, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें भी याद रख लें कि लेंथेनम 3 पॉजिटिव, ल्यूटियम 3 पॉजिटिव, यूटर्बियम 3 पॉजिटिव और इसके अलावा सीरियम 4 पॉजिटिव, इनके अलावा बाकी सारे जो हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं, और ये वाले जो होते हैं ये डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि फिर इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो फार्मूला याद कर लें आप लोग, और यहाँ से ये कुछ एलिमेंट्स याद कर लें, और इस टॉपिक में से ये बाकी आगे फिर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि ल्यूटेरियम 3 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें F0 आ जाता है, एंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेज अटेनिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नियोडाइनियम एंड इट देन सडनली ड्रॉप्स टू 1.47 for samarium, and it increases again reaching the maximum value for the dysprosium and holmium. Thereafter it again falls touching 0 at lutetium, which is diamagnetic because it contains 14 electrons in the f orbitals. तो f ऑर्बिटल में अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स हों और या 14 हों, ठीक है, या फिर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, तो फिर जो है वो आपके पास शो नहीं करेंगे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और मीन के डायमैग्नेटिक होंगे और बाकी सारे जो होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। अब इस टॉपिक में से भी याद करने वाली जो चीज़ें थी वो आप एक फार्मूला याद कर लें, ये वाले जो है कैटाइंस याद कर लें कि कौन कौन से हैं जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते, फार्मूला कौन सा है, और ट्रेंड आप लोग याद नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर ट्रेंड है। करना चाहें तो कर लें, वैसे वरना छोड़ दें, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनाइड्स की बात करते हैं तो इन जनरल द लेंथेनाइड बिहेव एज एक्टिव मेटल्स, ज़्यादातर ये एक्टिव मेटल के तौर पे बिहेव करते हैं। देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऑल द मेटल्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। ये एक्शन विद एसिड्स, सारी की सारी जो हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी, ठीक है। वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करती हैं तो विगरसली रिएक्ट करती हैं, और इनफैक्ट दे डू लिबरेट हाइड्रोजन स्लोली फ्रॉम द कोल्ड वाटर एंड रैपिडली फ्रॉम द हॉट वाटर, ठीक है। एक्शन विद एयर, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, ईजिली टार्निश हो जाती हैं एयर में, एंड इफ़ इग्नाइटेड इन एयर दे बर्न टू गिव 3 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव ऑक्साइड्स लाइक Ln2O3 एंड CeO2, ठीक है। और उसके बाद जी हम बात करते हैं एक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं मेटल नाइट्राइड्स ऑफ द जनरल फार्मूला Mn। तो इनके सिंपल से रिएक्शंस हैं। इसके अलावा हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये MX3 टाइप हैलाइड्स बनाएंगे। एक्शंस विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर रिएक्ट एंड टू फॉर्म नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स हैविंग कंपोजिशन MH2 एंड MH3। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाती हैं। ऑल्दो द लेंथेनाइड्स आयंस हैव high charge +3, yet the size of their ions is very large, yielding small charge to size ratio. As a consequence they have poor tendency to form complexes, ठीक है। स्मॉल इनकी जो चार्ज टू साइज रेशो होती है ना वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, तो इस वजह से जो है इनमें इतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होती कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, लेकिन फिर भी ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनाते हैं मेनली विद चिलेटिंग एजेंट्स सच एज बीटा डाइकीटोन्स EDTA, बीटा हाइड्रोक्सी क्विनोलिन और ऑक्सैलिक एसिड एंड इथाइलिन डायमीन। तो ये याद रख लें कि कौन कौन से चिलेटिंग एजेंट्स हैं जिनके साथ F ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि लेंथेनाइड जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। बीटा डाइकीटोन्स के साथ EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, और बीटा हाइड्रोक्सी क्विनोलिन और
ऑक्सैलिक एसिड एंड इथाइलिन डायमीन, इनके साथ ये चिलेटिंग एजेंट्स हैं, इनके साथ इनके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वैसे इनके कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी जो होती है वो कम होती है ड्यू टू स्मॉल चार्ज टू साइज रेशो। उसके बाद हम रिएक्शन की बात करते हैं। एनाइंस के साथ नियरली ऑल नॉन एनाइंस फॉर्म द कंपाउंड्स विद Ln3 पॉजिटिव कैटाइंस और स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट्स। कंपाउंड्स ऑफ द Ln3 पॉजिटिव कैटाइंस विद द एनाइंस सच एज OH नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव and NO3 negative decompose on heating, give first basic salts and finally oxides, and the hydrated salts that contain thermally stable anions such as F negative, Cl negative, Br negative, PO4 3 negative also give similar products on heating because of the hydrolysis. इसके अलावा compounds of Ln3 positive cations with the anions Cl negative, Br negative, I negative, NO3 negative, CH3CW negative, BO3 3 negative are generally soluble in water, while those of F negative, OH negative, O2 negative, C2O4 2 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ये जो हैं ये इनसोलूबल हैं। तो वाटर में कौन से सोलूबल हैं, कौन से इनसोलूबल हैं, ये याद रख लें और बाकी जो थोड़ी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं ये याद रखें। फिर हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स की। ईच लेंथेनाइड मिनरल कंटेन्स ऑल लेंथेनाइड्स आल्दो सम इन ट्रेसेस ओनली। सारे जो लेंथेनाइड्स के मिनरल्स हैं उनमें तकरीबन अगर एक मेटल का मिनरल है तो उसमें तकरीबन सारे लेंथेनाइड्स की थोड़ी थोड़ी अमाउंट प्रेजेंट होती है, एक्सेप्टिंग प्रोमीथियम एंड विच इज़ एन अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जस्ट इसमें से हमारे पास PM ही है, PM मीन के प्रोमीथियम ही है जो कि अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव है। बाकी सारे जो लेंथेनाइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप लोग इनके नेम याद रख लें। मोनोजाइट सैंड है, जीनोटाइम है और बस ये दोनों ही हैं, ठीक है। अब इनकी कंपोजिशन भी याद रख लें। मोनोजाइट सैंड जो है विच कंटेन्स प्रीडोमिनेटली द मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ हाई लेंथेनाइड्स। इसमें फॉस्फेट्स जो हैं लेंथेनाइड्स के, हाई लेंथेनाइड्स के, उनका मिक्सचर होता है मोनोजाइट सैंड। लेंथेनम टू लिट्यूटियम यूरोपियम एंड इट्स अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन इज़ लाइट लेंथेनाइड्स जिसमें 50 to 70% प्रेजेंट होते हैं और हैवी लेंथेनाइड्स जो हैं गॉडोलिनियम से लिट्यूटियम तक 1 to 4% प्रेजेंट होते हैं। थोरियम ऑक्साइड जो है वो 5 to 10% प्रेजेंट है। सिलिका 1 to 2% है और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड 22 to 30% है। एंड ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम ZrO2 एंड TiO2 ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये मोनोजाइट सैंड है, इसको अच्छे से याद करें। ये क्या है, ये एक मिनरल है जिससे लेंथेनाइड्स को सेपरेट किया जा सकता है और ये मिक्सचर है फॉस्फेट्स ऑफ लाइट लेंथेनाइड्स। इसमें लाइट लेंथेनाइड्स के आप देखें ना तो अमाउंट जो है वो 50 to 70% तक है। उसके बाद जीनोटाइम है एंड विच कंटेन्स प्रीडोमिनेटली द मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ हैवी मेटल्स। इसमें हैवी मेटल्स के फॉस्फेट्स होते हैं जीनोटाइम में, दोनों जो है मीन एक दूसरे के अपोजिट कह लें। इट इज़ एनालोगस टू मोनोजाइट एंड हैज़ द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन एज हैवी लेंथेनाइड्स 54 to 65% और लाइट लेंथेनाइड 0.1% तक हैं। थोरियम ऑक्साइड 3% है, U3O8 3.5% है एंड ZrO2 जो है वो 2 to 3% है। कंपोजिशन अच्छे से याद कर लें। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड्स फ्रॉम मोनोजाइट मिनरल से किस तरह से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेंथेनाइड्स को। चीफली वर्कड फॉर थोरियम एंड लेंथेनाइड्स आर ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट। ये स्पेशली थोरियम को सेपरेट करने के लिए जो है किया जाता है, लेकिन मोनोजाइट को यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जो है वो लेंथेनाइड्स जो हैं वो एज अ बाई प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, मीन के ऑब्टेन होते हैं। पहले कंसनट्रेट किया जाता है मिनरल को, उसके बाद क्रैकिंग ऑफ मिनरल को क्रैक किया जाता है। डिफरेंट बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है इसमें। और उसके बाद जी नेक्स्ट हम करते हैं जस्ट उसके बाद जो है हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी MCQs के लिहाज से। वैसे मैं आप लोगों को एक बार रीड करके बता देती हूँ। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज़ किया जाता है और इसके बाद जो मोनोजाइट सैंड है इज़ मच मोर हैवियर देन क्वार्ट्स। ये भी याद रखें कि मोनोजाइट सैंड जो है वो नॉर्मल सैंड से बहुत ज़्यादा हैवी होती है एंड द मोनोजाइट सैंड गेट caught up on the rifles and quartz sand and other gang materials are washed off। तो उसने जो है वहीं पे रह जाना है और बाकी मटेरियल जो है उन्होंने वाश ऑफ हो जाना है। द हैवी मटेरियल्स विच कंटेन मोनोजाइट सैंड एंड अदर मटेरियल सैंड इज ड्राइड एंड देन पास थ्रू द मैग्नेटिक सेपरेटर्स एंड द मोनोजाइट being much less magnetic than those of the other material sand gets thereby separated from the rest। cracking of the mineral फिर क्रैकिंग
में हम क्या करते हैं, क्रैकिंग के प्रोसेस में डाइजेस्ट करवाया जाता है विद कंसनट्रेटेड H2SO4 until the paste of the lanthanide sulfates containing phosphoric acid formed by the reaction of P2O5 with water, and excess of H2SO4 is formed and the paste is centrifuged and then treated with the cold water, and when silica being insoluble precipitates out, and the solution is neutralized with a mixture of lanthanide oxides. When thorium, zirconium and titanium precipitate out as pyrophosphates, and the sodium sulfate is added to the clear mother liquid so that light lanthanide, lanthanum to samarium, may precipitate out as double salts, and while the heavy lanthanides, gadolinium to lutetium, still remain in the solution. Hot sodium hydroxide is added to precipitate double sulfates of the light lanthanide to form the mixture of the hydrated oxides. तो यहाँ पे जो याद करने वाली बातें हैं ना, तो इसमें आप लोग याद रख लें कि क्रैकिंग ऑफ मिनरल में हम लोग कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, H2SO4 को भी यूज़ कर रहे हैं और हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा हम और जो भी यहाँ पे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग अच्छे से याद रखें, ठीक है, MCQs में। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो मोनोजाइट सैंड है दैट इज़ हैवियर दैन क्वार्ट्स, ये पॉइंट भी याद रखें, और बाकी रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, MCQs के लिहाज से याद किया करें। इसको टॉपिक को स्किप करें, नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लैंथेनाइड्स की, ये मैंने आपको बता दी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आई थिंक ये पेज डबल हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ़्लो शीट। ये फ़्लो शीट वही है जिसमें हमने सारी डिटेल पहले पढ़ ली है, ठीक है। और फ़्लो शीट के बाद हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, मैं आप लोगों को बुक से बता देती हूँ। पेज नंबर है जी आपके पास 597। सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। पहले ओल्ड क्लासिकल मेथड्स हैं। द फॉलोइंग क्लासिकल मेथड्स वर नॉट ओनली यूज्ड बाय द अर्ली केमिस्ट इन द पास्ट बट स्टिल रिमेन एज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द इकोनॉमिकल प्रोडक्शन ऑफ द लैंथेनाइड्स ऑन कमर्शियल स्केल। तो पहले मेथड है हमारे पास फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है। दूसरा मेथड है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, और थर्ड मेथड आ जाता है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बाय सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और लास्ट में ये 3 मेथड्स हैं जो कि ओल्ड क्लासिकल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ये ब्लर है पिक, तो मैं आपको ये बुक से रीड करके बता देती हूँ। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओल्ड क्लासिकल मेथड में जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है ये प्रोसीजर डिपेंड करता है ऑन स्लाइट डिफरेंस इन द सोलिबिलिटी ऑफ द वेरियस साल्ट्स, ठीक है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है ना, तो क्रिस्टलाइजेशन मीन के उनमें सोलिबिलिटी का डिफरेंस होगा मटेरियल्स में, और सोलिबिलिटी के डिफरेंस साल्ट्स की सोलिबिलिटी के डिफरेंस के लिहाज से उनको सेपरेट किया जाएगा। द सिंपल साल्ट्स ऑफ द लैंथेनाइड्स जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, ऑक्जिलेट्स हैं, ब्रोमेट्स हैं, एंड द डबल साल्ट्स जैसे कि LnNO3 ट्वाइस डॉट MgNO3 ट्वाइस डॉट 24H2O है, LnNO3 थ्राइस डॉट 3MnNO3 ट्वाइस डॉट 24H2O है, LnNO3 थ्राइस डॉट NH4 NO3 डॉट H4H2O है। ये जो है इनको यूटिलाइज़ किया जाता है, इनके इनके सिंपल साल्ट जो हैं और इनके जो डबल साल्ट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है इस प्रोसीजर में। सिंस द सोलिबिलिटी ऑफ दिस सिंपल एंड द डबल साल्ट्स डिक्रीजेज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेरियम। अब ये पॉइंट याद करने वाला है MCQs के लिहाज से कि इनके सिंपल साल्ट्स और जो डबल साल्ट्स हैं इनकी सोलिबिलिटी जो है वो लैंथेनम से ल्यूटेरियम की तरफ जाते हुए मीन के लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हुए, सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए इनकी सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। दीज लैंथेनाइड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रिपीटिंग द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो उनको जो है लैंथेनाइड एलिमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, उनके साल्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। द सिस्टमैटिक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द एनी गिवन मिक्सचर ऑफ द लैंथेनाइड्स रिजल्ट्स इन द सेपरेशन इनटू द लीस्ट सोलुबल कंपोनेंट दैट अकोमुलेट मोर एंड मोर इन ईच सक्सेसिव क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स। जो लीस्ट सोलुबल कंपोनेंट हैं वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा, द मोर सोलुबल कंपोनेंट्स दैट
प्रोग्रेसिवली अकमुलेट इन द मदर लिक्वर। जो मोस्ट सोलबल होंगे वो मदर लिक्वर में जाना शुरू हो जाएंगे और जो लीस्ट सोलबल हैं वो अकमुलेट हो जाएंगे और वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लीस्ट सोलबल क्रिस्टल्स की फॉर्म में और मोस्ट सोलबल जो हैं वो मदर लिक्वर में मीन सोल्यूशन में रहेंगे। थर्ड में द इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फाइनल क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स एंड द एंड मदर लिक्वर इन द ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी। और तीसरे वो होंगे जो इंटरमीडिएट होंगे, तो वो कुछ मदर लिक्वर में रहेंगे और कुछ जो है वो क्रिस्टल्स में अकमुलेट होना स्टार्ट होंगे। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी इस सारे टॉपिक के अंदर, ये आप लोग याद रखें। सेकंड टॉपिक हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड भी ओल्ड क्लासिकल मेथड है लैंथेनाइड्स को सेपरेट करने के लिए। इट हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट द बेसिक करेक्टर ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द लैंथेनाइड एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेरियम। ये पीछे भी आपको बताया कि लैंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक करेक्टर लैंथेनम से ल्यूटेरियम की तरफ जाते हुए डिक्रीज करते हैं एंड दस द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द लाइट लैंथेनाइड एलिमेंट, यानी कि जो स्टार्टिंग सीरीज के स्टार्ट वाले जो लैंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं जैसे कि लैंथेनम से यूरोपियम तक आर मोर बेसिक, ये ज़्यादा बेसिक होते हैं एंड दोज ऑफ द हैवी लैंथेनाइड्स गॉडोलिनियम से ल्यूटेरियम तक ये जो है वो कम बेसिक होते हैं। व्हेन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ द लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज। अगर हम पीएच को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग NH3, अगर NH3 को ऐड करके हम पीएच को इंक्रीज करते हैं सॉल्यूशन की पीएच को, या फिर हम NH3 की जगह पे अमाइन यूज़ कर सकते हैं या अल्कलीज यूज़ कर सकते हैं। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द हैवी लैंथेनाइड्स बीइंग लेस बेसिक, जो हैवी लैंथेनाइड वाले हाइड्रोक्साइड्स हैं वो लेस बेसिक होने की वजह से प्रेफरेंशियली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एंड वाइल दोज ऑफ द लाइट लैंथेनाइड्स विच आर मोर बेसिक आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉल्यूशन। और जो लाइट लेंथेनाइड्स वाले हाइड्रोक्साइड्स हैं वो ज़्यादा बेसिक होने की वजह से सॉल्यूशन के अंदर रह जाते हैं और इस तरह से जो है फिर उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द एडजेसेंट मेंबर्स इन अ गिवन सब ग्रुप बाय दिस मेथड ऑफ फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन कैन नॉट बी मेड, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारे पास टॉपिक था फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि पीएच के डिफरेंस के लिहाज से मीन के NH3 अमीन्स या फिर अल्कलीज वगैरह ऐड करके हम पीएच को इंक्रीज़ करते हैं और जो लाइट हमारे पास लैंथेनाइड्स हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनके आपके पास जो होते हैं ना बेसिक करैक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है और हैवियर वालों का कम होता है। तो जब हम उनमें बेसिस डालते हैं तो उनकी पीएच जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो पीएच इंक्रीज़ करने की वजह से जो लाइट लैंथेनाइड्स होते हैं वो सोल्यूशन के अंदर ही रह जाते हैं और जो हैवियर लैंथेनाइड्स होते हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाते हैं और इस तरह से उनको फिर सेपरेट कर लिया जाता है। चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बाय सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बाय सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कुछ लैंथेनाइड्स जो हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कुछ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3 के साथ साथ। +3 तो मोस्ट कॉमन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो इसके साथ साथ +2 और +4 वाले लैंथेनाइड्स भी होते हैं और Ln2 पॉजिटिव वाले जो लैंथेनाइड्स हैं और Ln4 पॉजिटिव लैंथेनाइड्स आइंस जो हैं इनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ Ln3 पॉजिटिव आइंस एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिजल्ट्स इन द रिमार्केबल चेंज इन द प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होते हैं। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड और रिडक्शन देयरफॉर प्रोवाइड अ वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग अ स्पेसिफिक लैंथेनाइड्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखें कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है हमने सेपरेट करना है सीरियम को फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सीरियम एंड अदर ट्राइब पॉजिटिव लैंथेनाइड्स। तो सीरियम के बारे में जो है ना हमने पीछे पढ़ा है, टेबल में हमने देखा था कि जो सीरियम है, सीरियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं और बाकी जो हमारे पास लैंथेनाइड्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हमने उससे मिक्सचर में से सेपरेट करें तो हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को ट्रीट करेंगे विद सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ब्रोमेट इन न्यूट्रल मीडियम और क्लोरीन इन और KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो जब इनको हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो सीरियम जो था वो +4 में था तो वो +3 में जाना, सीरियम 3 पॉजिटिव को हमने सेपरेट करना है ना, तो बाकी सारे भी +3 में हैं, ये भी +3 है तो ये +4 भी शो करता है तो इसने +4 में चेंज हो जाना है। मीन कि इसमें ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इसने क्या करना है, इसने अपनी ऑक्सीडेशन करवा देनी है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं ताकि सीरियम जो है वो ऑक्सीडाइज होकर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा जी, बाय दिस ट्रीटमेंट ओनली Ce3 पॉजिटिव आइन इज ऑक्सीडाइज टू Ce4 पॉजिटिव आइन while other lanthanides ions remain as Ln3 positive ion, and since Ce4 positive ion is smaller than Ce3 positive ion and Ce4 positive ion is
लेस बेसिक एंड लेस सोलूबल। तो CE4 पॉजिटिव आयन जो है इसी वजह से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एज CeOH4 बाय द एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एन अल्कली लीविंग ऑल अदर Ln3 पॉजिटिव आयन्स इन द सोल्यूशन। तो इसके CeOH4 जो है इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और इसने जो है वो सेपरेट आउट हो जाना है। और इस मेथड के ज़रिए जो है पॉसिबल होता है कि हम 99% सीरियम जो है उसे प्योर फॉर्म में 99% प्योर फॉर्म में सीरियम को जो है वो 40% फ्रॉम मिक्सचर और कंटेनिंग ओनली 40% सीरियम। अगर हमारे पास सीरियम का जस्ट 40% सीरियम का मिक्सचर है तो उसमें से हम 99% प्योर सीरियम को जो है इस मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। मेथड हमारे पास क्या था, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बाय सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सेकंड एग्जांपल है यूरोपियम 3 पॉजिटिव आयन है कैन ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन कंटेनिंग EU3 पॉजिटिव एंड अदर Ln3 पॉजिटिव आयंस। तो इसको जो है ना हम सेपरेट कर सकते हैं। किस बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। EU जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। तो हम क्या करेंगे जी, बाय रिड्यूसिंग इट टू EU2 पॉजिटिव। तो इसकी रिडक्शन करवाएंगे EU2 पॉजिटिव में बाय मींस ऑफ जिंक अमलगम के ज़रिए एंड देन प्रेसिपिटेटिंग इट एज EuSO4 विच इज़ इनसोलुबल इन वाटर एंड हैंस कैन बी सेपरेटेड एंड वाइल द सल्फेट्स ऑफ द ऑल द ट्राइपॉजिटिव लैंथेनाइड्स आर सोलुबल इन वाटर। तो यहाँ से आपको 2 बातें समझ में आई होंगी कि EU को रिड्यूस करेंगे EU3 पॉजिटिव को EU2 पॉजिटिव में और फिर जिंक अमलगम के ज़रिए उसे चेंज करवाएंगे EuSO4 में और ये लेस सोलुबल होने की वजह से इसने प्रेसिपिटेट आउट हो जाना है। और दूसरी बात आपको ये भी समझ आई है कि जो सल्फेट्स हैं बाकी लैंथेनाइड्स के वो वाटर में सोलुबल हैं और यूरोपियम का जो सल्फेट है वो वाटर में जी इनसोलुबल है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स। फॉलोइंग आर द मॉडर्न मेथड्स विच आर नाउ यूज फॉर सेपरेटिंग इंडिविजुअल लैंथेनाइड्स। अब पहला हमारे पास मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड में फर्दर कैटेगराइज भी कर दिया गया इसको। और आयन एक्सचेंज मेथड के बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। तो ये मॉडर्न मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड में क्या करते हैं, दिस इज द मोस्ट रैपिड एंड इफेक्टिव मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द लैंथेनाइड एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। लैंथेनाइड आयन्स ऑन कॉन्टैक्ट विद द सिंथेटिक रीजन्स कंटेनिंग COOH ग्रुप और SO3H ग्रुप अंडरगो प्रोटॉन एक्सचेंज। अच्छा, इसमें जो है ना प्रोटॉन एक्सचेंज के ज़रिए जो है वो लैंथेनाइड को सेपरेट किया जाता है। इनका रीजन्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसमें से जो 3 पॉजिटिव यहाँ पे 3H पॉजिटिव हैं इन्होंने Ln के साथ जो है रिप्लेस हो जाना है। यानी कि हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें ना तो हम लिखेंगे M3 पॉजिटिव प्लस 3H रीजन इज चेंज इनटू M3 पॉजिटिव रीजन प्लस 3H पॉजिटिव। तो इस तरह से जो है इनकी सेपरेशन हो जाएगी। एंड द बॉन्डिंग ऑफ द लैंथेनाइड आयन टू द बॉन्डिंग ऑफ द लैंथेनाइड आयन टू द रीजन डिपेंड ऑन इट्स साइज। बॉन्डिंग डिपेंड करती है साइज के ऊपर। दैट इज स्मॉलर द साइज ऑफ द लैंथेनाइड आयन द मोर फिर्मली विल इट बाउंड टू द रीजन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। हाइड्रेशन ऑफ द आयन्स डिपेंड अपॉन द साइज। हाइड्रेशन भी डिपेंड करता है साइज पे। स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन more will be the hydration, greater will be the hydration and therefore the case of the lanthanide ion, the smaller lanthanide ion namely deuterium 3 positive ion will be most heavily hydrated। तो हाइड्रेट होने के बाद इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। thus it will have the maximum size therefore the least firmly bound to the region while La3 positive ion जो है will have the minimum size after hydration and therefore will be the most firmly bound to the region। तो lanthanum और ल्यूटेरियम दोनों का कंपैरिजन आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको बाकी को स्किप करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड की बात करते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सोलिबिलिटी ऑफ द लैंथेनाइड साल्ट्स इन वाटर एंड इमिसिबल और पार्शली मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को तो हम पहले भी डिटेल में देख चुके हैं शायद, मेरे ख्याल में पीछे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये आप लोगों को पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो है ना डिफरेंस होता है, सोलिबिलिटी का डिफरेंस होता है ऑफ लैंथेनाइड साल्ट्स इन वाटर एंड इन इमिसिबल लिक्विड और हम कह सकते हैं इन पार्शली मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एंड दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट्स और एक्सट्रैक्टेंट्स। ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वाटर के साथ साथ यूज़ करते हैं उनको एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट्स या फिर एक्सट्रैक्टेंट्स कहते हैं। एंड द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ पासिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द लैंथेनाइड साल्ट्स काउंटर करंट टू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, वाटर में जो सोल्यूशन होता है ना लैंथेनाइड्स का, उसको काउंटर करंट वे में जो है ऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ जो है वो गुजारा जाता है एंड विच एक्सट्रैक्ट द लैंथेनाइड फ्रॉम द वाटर। और लैंथेनाइड्स जो हैं वो वाटर से निकल कर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चले जाते हैं। एंड मोस्ट वाइडली यूज एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज, अच्छा अब
इधर से आप लोगों ने ना सॉल्वेंट्स के नेम्स भी याद कर लेने हैं। ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फेट है in an inert medium like kerosene or xylene to extract the lanthanide from nitric acid solution। नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन में से अगर लैंथेनाइड को हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो फिर हम ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फेट को यूज़ करते हैं TBP को एक इनर्ट मीडियम में, जैसे कि केरोसिन है या जाइलिन है, ठीक है। और TBP फॉर्म्स कम्प्लेक्स विद द लैंथेनाइड्स एक्वस सोल्यूशन एंड लैंथेनाइड एक्वासाइन इन द प्रेजेंस ऑफ NO3 नेगेटिव आयन। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी Ln3 पॉजिटिव प्लस 3 NO3 नेगेटिव एंड 3 TBP ऑर्गेनिक एंड रिवर्सिबल रिएक्शन Ln NO3 थ्राइस TBP थ्राइस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें फिर इतनी ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि प्योर गैडोलिनियम 95% हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्रोडक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड्स। लैंथेनाइड मेटल्स को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इन टॉपिक्स के नेम याद कर लें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड्स, अंदर थोड़ा सा आइडिया ले लें कि क्या बताया हुआ है। एनहाइड्रस लैंथेनाइड्स 3 पॉजिटिव क्लोराइड्स आर फ्यूज्ड विद सोडियम और पोटाशियम और कैल्शियम क्लोराइड्स बाय एक्सटर्नल हीटिंग एंड मोल्टन mass is electrolyzed in an iron pot or in the refractory line pot and which serves as the anode. Graphite cathode are used and the molten metal collects as a pool at the bottom of the pot from where it is drawn and cast into ingots, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रिडक्शन ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड्स विद सोडियम है। लाइटर लैंथेनाइड्स सच एज लैंथेनम सीरियम एंड गैडोलिनियम कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एनहाइड्रस लैंथेनाइड क्लोराइड्स विद सोडियम, ठीक है। यहाँ पे हम सोडियम भी यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड्स, फ्यूज्ड क्लोराइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हम लैंथेनाइड्स को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रिडक्शन करवाएं अगर हम एनहाइड्रस क्लोराइड्स की विद सोडियम तो फिर भी हम इन्हें हासिल कर सकते हैं। लैंथेनाइड क्लोराइड ले लें सोडियम के साथ, जो है इसकी हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस पे। लैंथेनाइड जो हैं वो हमें अलहदा हासिल हो जाएंगे। रिडक्शन ऑफ एनहाइड्रस फ्लोराइड्स, एनहाइड्रस फ्लोराइड्स की रिडक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी लैंथेनाइड जो हैं वो हासिल हो जाएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड्स मरकरी अमलगम, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड मरकरी अमलगम, लैंथेनाइड मरकरी कैथोड यूज़ किया जाता है। एन अमलगम ऑफ द लैंथेनाइड्स में बी prepared by the electrolysis of the aqueous solution and the amalgam thus formed is the thermally decomposed to get the metal in a finely divided state, but complete elimination of the mercury is difficult. Application and uses of the lanthanides and their compounds, applications and uses अब हमने देखने हैं lanthanides are used in metallothermic reactions, metallothermic reactions में यूज़ किया जाता है due to their extraordinary reducing property, ठीक है। metallothermic reactions में यूज़ किया जाता है due to their extraordinary reducing properties and the lanthanidothermic processes can yield sufficiently pure Nb, Zr, Fe, Co, Ni, Mn, Y, U, B and Si। ये जो metals हैं ये हमें इन मेथड से हासिल हो सकती हैं। एंड these metals are also used as deoxidizing agent particularly in the manufacturing of the copper and its alloys। कॉपर और उसके alloys की मैन्युफैक्चरिंग में इन्हें एज अ deoxidizing agents यूज़ किया जाता है इन metals को। एंड uses of the mish metals, mish metals क्या चीज़ होती हैं, mish metals जो होती हैं ये alloys होते हैं लैंथेनाइड्स के, इनको mish metals कहते हैं। एंड द मेजर constituents of the mish metal is cerium 45 to 50%, इंपॉर्टेंट बात है। लैंथेनम 25% होता है इनमें, और Nd जो है न्यूडाइमियम जो है ये है 5% एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ द अदर लैंथेनाइड मेटल्स लाइक आयरन एंड सीरियम कैल्शियम इम्प्योरिटीज़ के तौर पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें कार्बन, सल्फर और मैग्नीशियम भी हो सकते हैं एज एन इम्प्योरिटीज़। मिश मेटल्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ स्टील, स्टील की प्रोडक्शन में से यूज़ किया जाता है लाइक हीट रेजिस्टेंट स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड इंस्ट्रूमेंटल स्टील। एंड द एडिशन ऑफ द 0.75% ऑफ द मिश मेटल टू द स्टील raises its yield point and its workability in heated state and improves its resistance to the oxidation, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मिश मेटल्स के बारे में। मिश मेटल इज़ एन एक्सीलेंट स्कैवेंजर फॉर द एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन एंड सल्फर इन मेटलर्जी। मैग्नीशियम alloys containing about 30% mish metals and 1% zirconium are used for making parts of jet engines। इसके अलावा लैंथेनाइड, सीरियम, प्रोमेथियम, न्यूडाइमियम mixed with steel are used in cigarette lighters, toys, flame throwing tanks। Cerium, magnesium alloys are used in flashlight powders।
तो ये हो गया यूजेस मिश मेटल्स के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ लैंथेनाइड कंपाउंड। द यूज ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द लैंथेनाइड्स आर ब्रॉडली कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस हैं सीरियम ऑक्साइड, लैंथेनम ऑक्साइड्स, न्यूडाइनियम ऑक्साइड्स एंड प्रोमेथियम ऑक्साइड जो हैं आर वाइडली यूज फॉर डिकलराइजिंग ग्लास। ग्लास की डिकलराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 1% सीरियम ऑक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट ग्लास ब्लॉक्स टू बी used in nuclear technology used because these blocks are not affected by the prolonged exposure to radiations, because lanthanide oxides can absorb ultraviolet rays, because they use an as additive in glasses for special purposes, that is for making sunglasses में यूज़ किया जाता है इन्हें। जो लैंथनम के ऑक्साइड्स होते हैं, लैंथनाइड्स के ऑक्साइड्स को सन ग्लासेस में यूज़ किया जाता है। एडिंग ND2O3 एंड गॉगल्स फॉर ग्लास ब्लोइंग एंड वेल्डिंग वर्क के लिए जो गॉगल्स यूज़ किए जाते हैं उनमें भी ND2O3 एंड PR2O3 को यूज़ किया जाता है। ग्लासेस प्रोटेक्टिंग आइज फ्रॉम न्यूट्रॉन रेडिएशंस, इनमें हम गोडिलिनियम ऑक्साइड और समारियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। द एडिशन ऑफ मोर देन 1% सीरियम ऑक्साइड टू द ग्लास गिव्स इट अ ब्राउन कलर। न्यूडानियम ऑक्साइड एंड प्रोमेथियम ऑक्साइड गिव रिस्पेक्टिवली रेड एंड ग्रीन। न्यूडानियम ऑक्साइड रेड कलर देता है ग्लास को और प्रोमेथियम ऑक्साइड ग्रीन कलर देता है। न्यूडानियम एंड प्रोमेथियम को इकट्ठा यूज़ करेंगे तो ब्लू कलर होगा। रिफ्रैक्टरीज है सीरियम सल्फाइड जो है 2000 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ द क्रूसिबल विच आर यूज फॉर मेल्टिंग मेटल्स इन अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर अप टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। बोराइड्स, कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स ऑफ द लैंथेनाइड्स आर यूज्ड एज रिफ्रैक्टरीज। ठीक है, उसके बाद एब्रेसिव्स हैं। लैंथेनाइड्स ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर पॉलिशिंग ग्लासेस, दैट इज द मिक्सचर ऑफ द ऑक्साइड सीरियम ऑक्साइड 47%, लैंथेनम ऑक्साइड एंड न्यूडोनियम ऑक्साइड, प्रोमेथियम ऑक्साइड 51%, सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, ये तकरीबन 2% लिया जाता है। इसको हम पोलराइड कहते हैं, हैज़ बीन यूज्ड फॉर पॉलिशिंग ग्लास। पोलराइड किसको कहते हैं, किस मिक्सचर को कहते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है सीरियम ऑक्साइड 47%, लैंथेनम ऑक्साइड, न्यूडानियम ऑक्साइड एंड प्रोमेथियम ऑक्साइड सबका इकट्ठा 51%, और सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड और Fe2O3 इनको तकरीबन 2% लिया जाता है। इसको पोलराइड कहते हैं और इसको यूज़ किया जाता है फॉर पॉलिशिंग ग्लासेस। इनको पेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, डाइज़ में यूज़ किया जाता है फॉर पोर्सलिन। और इसके अलावा आप लोगों ने कलर याद कर लेने हैं। सीरियम मोलिब्डेट जो है ये लाइट येलो कलर देता है। सीरियम टंगस्टेट जो है ये ग्रीनिश ब्लू कलर देता है। और इसके अलावा साल्ट्स ऑफ एंडी जो हैं ये रेड कलर देते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में इन्हें यूज़ किया जाता है। सीरिक साल्ट्स जो हैं ये टेनिंग में यूज़ किए जाते हैं एज अ टेनिंग एजेंट इन लेदर इंडस्ट्रीज़। और सीरियम नाइट्रेट्स जो हैं यूज्ड एज अ मॉडरेट फॉर एलिजेरिन डाइज एंड क्लोराइड्स एंड एसीटेट ऑफ द लैंथेनाइड्स मेक द फैब्रिक वाटर प्रूफ एंड एसिड रेजिस्टेंट। इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर डाइमल्स जो हैं और इनको यूज़ किया जाता है। विच आर डाइमल्स होते क्या हैं, विच आर सिलिसाइलेट्स ऑफ प्रोमेथियम एंड न्यूडाइमियम आर यूज्ड एज जर्मिसाइड्स। इनको जर्मिसाइड्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। सीरियम साल्ट्स जो है इनको यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग एंड सी सिकनेस। ठीक है, और साल्ट्स ऑफ यूरोपियम एंड सीरियम इंक्रीज द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके यूजेस हैं इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लैंथेनाइड्स को यूज़ किया जाता है, लैंथेनाइड के कंपाउंड को एज अ इंसेक्टो फंगिसाइड्स एंड एज ट्रेसेस एलिमेंट्स इन फर्टिलाइजर्स। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। डाइमल्स का याद रखिएगा, डाइमल्स जो है वो सिलिसाइलेट्स होते हैं प्रोमेथियम एंड न्यूडाइमियम के, और इनको यूज़ किया जाता है जर्मिसाइड्स के तौर पे। सीरियम के साल्ट्स को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग एंड सी सिकनेस। इसके अलावा यूरोपियम और सीरियम के साल्ट्स को यूज़ किया जाता है रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए और हीमोग्लोबिन कंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर में इन्हें यूज़ किया जाता है इंसेक्टो फंगिसाइड्स के तौर पे और ट्रेस एलिमेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स के अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सीरियम सल्फेट्स जो हैं उसको यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में। रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ द लैंथेनाइड्स जैसे लैंथेनम 140 है, सीरियम 142 है, और यूरोपियम जो है 153 है, और TB 160 है। इनको यूज़ किया जाता है इन द स्टडी ऑफ द को प्रेसिपिटेशन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। इन लैम्प्स में साल्ट्स जो हैं लैंथेनाइड्स के, सीरियम के, यूरोपियम के, समारियम के, इनको यूज़ किया जाता है एज एक्टिवेटर्स ऑफ ल्यूमिनोफोर्स क्या होते हैं, लाइट्स पर्पस के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। एंड दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गैस मेटल्स इन द कोटिंग ऑफ ल्यूमिनेसेंट लैम्प्स।
एंड फॉर पेंटिंग द स्क्रीन्स ऑफ द कैथोड ट्यूब्स। उसके अलावा कैटालाइटिक एप्लीकेशंस हैं, इनको कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है लैंथेनाइड्स के कंपाउंड्स को हाइड्रोजनेशन में, डिहाइड्रोजनेशन में, ऑक्सीडेशन में, और वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो है ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजनेशन के लिए सीरियम फॉस्फेट जो है इसको यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो ये याद कर लीजिएगा कि सीरियम फॉस्फेट को किस काम के लिए यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम क्रैकिंग में, और इसके अलावा हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी इन्हें एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस हैं, फेरोमैग्नेटिक garnets of the type like Ln2O3.5 Fe2O3 are employed in microwave devices, or neodymium oxide dissolved in the selenium oxychloride is one of the most powerful liquid laser known so far। neodymium oxide dissolved in selenium oxychloride, ये जो है एक बहुत ही पावरफुल लिक्विड लेज़र है जो कि अब तक जाना जाता है पावरफुल लिक्विड लेज़र, ठीक है। सीरियम साल्ट्स आर यूज्ड इन एनालिसिस, डाइंग कॉटन, लेड अकमुलेटर, मेडिसिन वगैरह में, और गैडोलिनियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर। गैडोलिनियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर एप्लीकेशन देखें तो लैंथेनाइड एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड फाइंड मैनी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर यूजेज इन न्यूक्लियर फ्यूल कंट्रोल, शील्डिंग एंड फ्लक्सिंग डिवाइसेस। प्रोमीथियम 147 इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक बैटरीज, ठीक है। प्रोमीथियम 147 को एटॉमिक बैटरीज की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। एक्टिनाइड्स की बात करें, लैंथेनाइड्स की बात कंप्लीट हो गई। एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स क्या हैं, 5F सीरीज़ जो है ये, इनको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और ओनली द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज नेमली एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम एंड यूरेनियम अकर इन नेचर। तो इसमें सिर्फ पहले 4 जो हैं, जिसमें हमारे पास एक्टिनियम है, थोरियम है, प्रोटैक्टिनियम है, यूरेनियम है, ये जस्ट नेचुरली अकरिंग हैं। बाकी सारे जो हैं उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है बाय न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट। ऑल द एक्टिनाइड्स आर टॉक्सिक टू ह्यूमन। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि सारे एक्टिनाइड्स जो हैं वो टॉक्सिक हैं। 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं एक्टिनाइड्स जो हैं, और पहले इनकम्प्लीट था, अब तो तकरीबन सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 3rd B ग्रुप से, लैंथेनाइड्स भी और एक्टिनाइड्स भी, ठीक है। तो इनका ग्रुप भी याद कर लीजिएगा, 3rd B। और जो एक्टिनाइड्स हैं वो 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं, और जो लैंथेनाइड्स हैं वो 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं। पोजीशन ऑफ एक्टिनाइड्स इन द पीरियोडिक टेबल पीरियड टू द डिस्कवरी ऑफ द अच्छा, इसमें सारी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन को आप लोग पहले से ही जानते हैं, और इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो रीड कर लें। और इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है हमें 1944 में सीबॉर्ग ने सजेस्ट किया था कि ऑल नॉन एलिमेंट्स हैवियर दैन एक्टिनियम कॉन्स्टिट्यूट अ सेकंड सीरीज ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सिमिलर टू द लैंथेनाइड सीरीज। तो ये जो एक्टिनाइड्स हैं ना, उनकी डिस्कवरी के बारे में बात चल रही है। और फिर जनरल प्रॉपर्टीज़ एक्टिनाइड्स की, वैसे मैं ये टॉपिक रीड कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगी आप लोग पढ़ लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। पीरियड टू द डिस्कवरी ऑफ द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, द naturally occurring heaviest non elements namely thorium and Pa91 जो है, थोरियम है, प्रोटैक्टिनियम है, यूरेनियम है, ये पहले 3 मेंबर्स हैं हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज़ के। तो ये जो थे ना हैवीएस्ट नॉन एलिमेंट्स थे, तब वर प्लेस्ड बिलो हाफनियम, इन्हें हाफनियम के नीचे रख दिया गया था, ठीक है। थोरियम एंड टंगस्टन, हाफनियम, थोरियम और टंगस्टन तीनों के नीचे में रिस्पेक्टिवली। और ये 4th, 5th और 6th ग्रुप में इन्हें रखा गया था पहले पीरियोडिक टेबल में ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज दीज एलिमेंट्स शोड +4, +5 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसी वजह से 4th, 5th और 6th B ग्रुप में इन्हें रखा गया था। एंड रिजेंबल हाफनियम, और हाफनियम के बाद जो आपके पास T है, ये टेंटलम का सिंबल है, और टंगस्टन, उनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती थी। तो इस वजह से पहले पीरियोडिक टेबल में इन्हें 4th, 5th और 6th B में रखा गया था। किसको, थोरियम है, प्रोटैक्टिनियम है और यूरेनियम है, ठीक है। तो इनको इन ग्रुप्स में रखा गया था, एक तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा प्रॉपर्टीज़ की वजह से। और फिर बाद में अनडिस्कवर्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 93 to 100 वर thus expected to occupy the position in the periodic table below रीनियम है, और फिर ऑस्मियम है, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है इरिडियम, और पीटी जो है ये प्लेटिनियम है। तो इनके नीचे जो है, और इसके अलावा गोल्ड मरकरी के अलावा थेलियम है और लेड,
respectively. Then undiscovered transuranium elements with the atomic number 92 to 100 were thus expected to occupy the position in the periodic table below. तो इनके नीचे जो है वो ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट को एडजस्ट करना था, ठीक है. द एलिमेंट्स नेपचूनियम वाज डिस्कवर्ड इन 1940. नेपचूनियम जो है 1940 में डिस्कवर किया गया था. एंड प्लूटोनियम वाज डिस्कवर्ड इन 1941 एंड द ट्रेसर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स विद NP एंड PU. नेपचूनियम एंड प्लूटोनियम जो हैं showed that the chemical properties of these two elements very much resemble those of the uranium. तो इनकी properties यूरेनियम से मिलती थी and not to all those of the rhenium and osmium. On this basis 1944 में three elements namely uranium, neptunium and plutonium were placed below tungsten in group 4th B. फिर इन्हें group 4th B में रखा गया. It was thought that the undiscovered elements with the atomic number 95 and 96 should be very much like to uranium, neptunium and plutonium in their chemical properties, and this assumptions however proved to be wrong. और बाद में जो है ये assumption भी wrong हो गई. And since the experimental directed toward the discovery of the elements with the atomic number 95 and 96 on the pattern of the discovery of the neptunium, plutonium failed, and later on in this year 1944 Seaborg suggested that the non-elements heavier than the actinium constitute a second series of the inner transition elements similar to that of the lanthanide series, and the revised periodic table thus include the elements after actinium as the second transition series, and these elements with the name actinide elements were placed paired off with those of the already known lanthanide element outside the body of the periodic table. पहले मीन की periodic table की मेन बॉडी के अंदर इनको एडजस्ट करने की कोशिश की गई जो एक्टिनाइड के मेंबर्स हैं, और बाद में जो है उन्हें फिर एक से सेपरेट प्लेस दे दी गई नीचे लैंथेनाइड्स के नीचे, और फिर एक्टिनाइड जो है वो लैंथेनाइड के साथ सेकंड सीरीज़ के तौर पे जो है उन्हें रखा गया. द न्यू पोजीशन ऑफ द एक्टिनाइड वाज फर्दर कंफर्म्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 95 to 103 in 1961 एंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कुछ न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बेसिस पे बाद में जो है इन्हें फिर सेपरेट प्लेस दे दी गई. जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं एक्टिनाइड्स की. अब इनमें जो है ना कोई इतनी खास बात याद करने वाली नहीं थी. जो मेन बातें थी वो ये थी कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिनको पहले जो है वो ग्रुप 4th, 5th और 6th B में रखा गया था. मीन के एक्टिनाइड्स के कौन कौन से एलिमेंट्स थे, या फिर ये हो सकता है कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं थोरियम, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम जो हैं इनको पहले कौन कौन से ग्रुप्स में एडजस्ट किया गया था, और बाद में जो है फिर कौन से एक ग्रुप में एडजस्ट किया गया था. जैसे नेपचूनियम और प्लूटोनियम है उनको 6B में एडजस्ट किया गया था, और बाद में जो है आप ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट हैं, आप 3rd B में प्रेजेंट हैं. तो ये सारी थोड़ी सी स्टोरी याद कर लीजिएगा. जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं एक्टिनाइड्स की. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल मैंने आपको पहले भी बता दी थी. जीनोन 6s2 4f14 एंड 5d10 एंड 6p6. तो यहाँ से ना करें आप लोग, बल्कि जो टेबल मैंने आपको बताया था वहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें आप लोग, यहाँ से ज़्यादा बेटर है. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक्टिनाइड्स की इनमें एलिमेंट बताए हुए हैं, सैम्बल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनिक रेडियाई बताए हुए हैं. तो इसके लिए कोई निमोनिक बना लें आप लोग. सबसे पहले एक्टिनियम है, AC उसका सैम्बल है, एटॉमिक नंबर 89 है. कन्फिग्रेशन में आप देखें तो ये इसका 5d1 है. 7s2 तो सब में ही होगा, ठीक है. कन्फिग्रेशन में सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका 7s2 है. अब 5d1 वाले जो हैं वो आप लोग याद कर लें तो बाकी आपके लिए आसानी हो जाएगी. एक एक्टिनियम है 6d1 वाला, फिर 6d1 वाला प्रोटैक्टिनियम है, फिर यूरेनियम है 6d1 वाला, क्यूरियम है, और उसके बाद लास्ट वाला लॉरेंशियम है. तो ये 6d1 वाले हैं. बाकी सब में जब 6d में आप 1 पुट करेंगे और फिर बाकी सब में जो है वो 7s में 2 पुट कर देंगे तो बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनको 5f में रख देंगे. तो इस तरह से कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी. इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो +3 है, और इसके अलावा ये कुछ और कन्फिग्रेशंस भी शो करते हैं. जैसे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है प्रोटैक्टिनियम से लेकर आपके पास आ जाता है जी अमेरिकियम तक, ये अमेरिशियम तक. तो ये सारे जो हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +4 +5 +6 +7. तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप लोग लाजमी याद रखें. उनके बाद जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं क्यूरियम है और बिरकेलियम है, ये +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. और नीचे वाले जो आपके पास 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं ये +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम है, फिर्मियम है, मेंडेलिवियम है, और फिर जो है नोबिलियम है. तो ये सारे +2 और +3 शो करते हैं. और लॉरेंशियम जो है वो जस्ट +3 शो करता है. एक्टिनियम भी +3 शो करता है. और थोरियम वाहिद है
जो जस्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो थोरियम को तो खास तौर पे आप लोग याद रखिएगा। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट को टेबल से याद कर लीजिएगा। रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो सारे जो एक्टिनाइड्स हैं उनका रिलेटिवली हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ होती हैं अबाउट 2 वोल्ट्स एंड देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। आयनिक रेडियाई की बात कर लें तो रेगुलरली डिक्रीज़ करते हैं आयनिक रेडियाई और ट्राई पॉजिटिव एंड टेट्रा पॉजिटिव एक्टिवनाइड आयन के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सीरीज़। और इसकी वजह क्या होती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ इनके रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ क्यों कर रहे होते हैं, ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह जो है वो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी रोल प्ले करता है। मीन के उसमें भी आपके पास जो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, तो जिसकी वजह से एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। काजेज ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाउएवर इन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन देयर आर bigger jump in the contraction between the consecutive elements as compared to the lanthanides, and the greater contraction is due to the lesser shielding of the 5f electrons। यहाँ पे contraction और ज़्यादा होती है 5f electrons की वजह से, which are therefore pulled more strongly by the nucleus। मतलब 4f electrons से 5f electrons की shielding और ज़्यादा पुअर होती है और ज़्यादा strongly nucleus जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड द actinide contraction as usual leads to the decrease in the basicity of the elements with the increase in atomic number। उसके बाद जी कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द एक्टिनाइड आइंस की बात करें हमारे पास, तो कलर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनाइड कैटाइन इज ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। यहाँ पे भी एफ ट्रांजिशन होती है क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एक्टिनाइड 3 पॉजिटिव एंड एक्टिनाइड 4 पॉजिटिव कैटाइन जो है उनमें अगर तो उनमें 5f में 0, 1 एंड 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो ये कलरलेस होते हैं। वाइल दोज ऑफ हैविंग 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब इनके अगर इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं तो फिर वो कलर शो करते हैं। फिर आप लोग कुछ कलर याद कर लीजिएगा। पेयर्स ऑफ द आइंस विच हैव द सेम नंबर ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी पेयर्स होंगे एलिमेंट्स के या आइंस के जिनमें एफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होगी 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनका कलर तकरीबन रफली जो है उनका कलर सिमिलर होता है। एंड द पेयर ऑफ ND3 पॉजिटिव है 4f3 ये रेडिश होता है, और U3 पॉजिटिव है 5f3 है, ये भी रेड कलर होता है इसका। तो ND जो है नियोडाइमियम है और ये आपके पास लेंथनाइड सीरीज़ में से है ND3 पॉजिटिव, और जो यूरेनियम 3 पॉजिटिव है ये एक्टिनाइड सीरीज़ में से है। अब इनमें कन्फिग्रेशन तकरीबन सेम हो गई ना, F में 4f में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके 5f में, तो दोनों का कलर जो है वो रेड है। तो ये याद कर लीजिएगा, लेंथनाइड और एक्टिनाइड में अगर f ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जितने हैं तो फिर वो कलर भी तकरीबन सिमिलर शो करते हैं। इसके अलावा गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम +3, इसके 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी कलरलेस है। और CM आपके पास है क्यूरियम, ये इसका जो है 5f7 है, ये भी कलरलेस है। गैडोलिनियम और क्यूरियम जो हैं दोनों में 5f, एक के 4f में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के 5f में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कलरलेस हैं। और इसके बाद सीरियम 3 पॉजिटिव 4f1 है, और इसके अलावा प्रोटेक्टियम 4 पॉजिटिव, इसका भी 5f में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों भी कलरलेस हैं। तो ये आप लोग इनमें से इंपॉर्टेंट बातें याद कर लें। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द एक्टिनाइड आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन क्रिस्टल कंटेन नैरो बैंड्स इन द विजिबल, नियर अल्ट्रावायलेट एंड नियर इंफ्रारेड रीजन्स। इनके ये रीजन्स याद कर लें। और जो है ना, इनका जो होता है हमारे पास बैंड्स होते हैं वो नैरो बैंड्स होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करें तो एब्जॉर्प्शन बैंड सीन इन केस ऑफ द एक्टिनाइड आइंस आर अबाउट 10 टाइम्स शार्पर दैन दोज ऑफ सीन इन केस ऑफ द लेंथनाइड। ये भी याद रखें कि इनके जो बैंड्स होते हैं वो 10 टाइम्स शार्पर होते हैं दैन दैट ऑफ लेंथनाइड आइंस। एंड चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना अकर मोर फ्रीक्वेंटली एंड द बैंड्स आर मोर इंटेंस इन द एक्टिनाइड। यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र ज़्यादा इजीली हो जाता है और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा इंटेंस होते हैं बैंड्स एक्टिनाइड्स के केस में, एंड बिकॉज ऑफ द लोअर एनर्जी इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन में लो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, मीन के एनर्जी का गैप इतना ज़्यादा नहीं होता है। एंड मोर ओवर द ओवरलैप ऑफ द 5f ऑर्बिटल्स विद द लाइगेंड ऑर्बिटल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ट्राई पॉजिटिव जो इनके हमारे पास कैटाइंस आ जाते हैं एंड टेट्रा पॉजिटिव कैटाइंस आ जाते हैं एक्टिनाइड्स के, और पैरामैग्नेटिक लाइक दैट ऑफ ट्राई पॉजिटिव लेंथनाइड्स कैटाइंस लाइक सीरियम, प्रोमिथियम, न्यूडाइमियम एंड पीजू में हमारे पास पीजू कहते हैं हम सिंबल पीजू का जो है ये है प्लूटोनियम का, ठीक है। और AM जो है ये अमेरिकियम का है। अच्छा जी, एक्टिनाइड कैटाइंस शो द एनालॉगस बिहेवियर
एज नोटेड फॉर स्मारियम एंड यॉर्पियम कैटाइन इन लैंथेनाइड सीरीज़। तो ये जो है इनका तकरीबन सिमिलर बिहेवियर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एक्टिनाइड आइंस आर स्मॉलर देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द 5 electrons of the actinides are less effectively shielded or screened from the crystal field, and which results in the quenching of the orbital contraction. complex formation की बात करें तो actinides जो है इनकी greater tendency होती है to form complexes because of the higher nuclear charge and the smaller size of their ions. Complex formed by the actinides are described below. Number 1, a small and highly charged actinide 4 positive ions or cations exhibit greater tendency towards the complex formation, that is Pu4 positive form very strong anionic complexes. Most actinide, अच्छा इनकी small और highly charged पॉजिटिव जो आइंस होते हैं ना इनके, तो वो उनमें ग्रेटर टेंडेंसी होती है क्योंकि साइज़ बहुत कम होता है कैटाइन का और चार्ज बहुत हाई होता है, तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होती है वो इजी होती है। यहाँ पे एग्जांपल Pu4 पॉजिटिव की आ गई और इसके कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। मोस्ट एक्टिनाइड हेलाइड्स फॉर्म एडक्ट्स, ज़्यादातर ये एडक्ट्स बनाते हैं विद अल्कली मेटल्स हेलाइड्स। फॉर एग्जांपल THCl4 फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस M-THCl5, M2-THCl6 एंड M2-THCl7, और इसमें M जो है ये अल्कली मेटल है। विद पायरिडीन THCl4 एज वेल THBr4 फॉर्म मोनोपायरिडीन कॉम्प्लेक्सेस। पायरिडीन के साथ थोरियम क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड एंड थोरियम टेट्राब्रोमाइड जो हैं वो मोनोपायरिडीन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द एसिटाइल एसीटोन ऑक्साइन EDTA सच एज टेट्राकिस, एसिटाइल एसीटोनेट, थोरियम, एंड इसके अलावा जो है वो थोरियम ACAC4 एंड UO2 C9H6 NO2 ट्वाइस .C9H7ON, ये जो हैं ये सारे इनके कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल हो गई। UO2 टू पॉजिटिव फॉर्म रेदर अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद EDTA एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड। तो इसके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो EDTA के साथ अनस्टेबल होते हैं, याद रखिएगा। एंड द डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन केस ऑफ द एक्टिनाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ 4 पॉजिटिव, देन 2 पॉजिटिव, देन 3 पॉजिटिव। तो ये इनका ऑर्डर याद कर लीजिएगा कैटाइन का, ठीक है। और फिर देन पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव एंड 1 पॉजिटिव। एंड द कम्प्लेक्सिंग पावर ऑफ द डिफरेंट सिंगल चार्ज एंड डबल चार्ज एनाइंस फॉलोज इन द ऑर्डर। सिंगल चार्ज एनाइन जो है उसमें F नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एंड देन Cl नेगेटिव का सबसे कम है, और डबली चार्ज एनाइन जो है CO3 नेगेटिव सबसे ज़्यादा, C2O4 नेगेटिव उससे कम एंड SO4 नेगेटिव उससे कम। रिएक्टिविटी की बात करें तो एक्टिनाइड मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। विद एक्टिनाइड कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड एंड थोरियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड, और इस तरह ये बाकी सारे ऑक्साइड्स के एग्जांपल आ गए हैं। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो हाइड्राइड्स बनाएंगे TH4 टाइप के, और PaH3 बनेगा, UH3, PuH2, AMH2, यानी कि H4 और H3 और H2 सारे वाले हाइड्राइड इनके बनते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एक्टिनाइड मेटल इज एक्टेड विद on chlorine and bromine and iodine respectively, and the actinides are attacked by the acids with the liberation of hydrogen। तो जनरल से रिएक्शंस हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन आ जाता है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का। इनकी सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों सीरीज़ जो हैं इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं N-2 ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो दूसरी सिमिलरिटी आ जाती है कि एलिमेंट्स ऑफ द बोथ द सीरीज शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड सिमिलरिटी आ जाती है जस्ट लाइक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी ऑपरेट करती है, साइज़ उसमें जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और नाइट्रेट्स और इसके अलावा परक्लोरेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ द ट्राईवेलेंट एक्टिनाइड्स एज वेल एज लैंथेनाइड्स आर सोलूबल। इनके जो नाइट्रेट्स हैं, परक्लोरेट्स हैं और सल्फेट्स हैं ट्राईवेलेंट एक्टिनाइड्स के, लैंथेनाइड्स के भी, दोनों के सोलूबल हैं विद द वाइल द हाइड्रोक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स आर इनसोलूबल इन वाटर। वाटर में सोलूबल इनके नाइट्रेट्स हैं, परक्लोरेट्स हैं और सल्फेट्स हैं ट्राईपॉजिटिव एक्टिनाइड और लैंथेनाइड्स के, जबकि इनके हाइड्रोक्साइड्स, फ्लोराइड्स और कार्बोनेट्स जो हैं वो इनसोलूबल हैं वाटर में। इन द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सीरीज शार्प लाइन लाइक बैंड्स अपीयर ड्यू टू FF ट्रांजिशन। दोनों में FF ट्रांजिशन होती है और शार्प लाइन लाइक बैंड्स जो हैं वो बनते हैं। डिसिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं तो mainly due to the relatively lower binding energies and the less effective shielding of the 5f electrons in actinides than those of the 4
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लैंथेनाइड्स। तो यहाँ पे डिफरेंस इसी बेस पे आता है कि 5F की शील्डिंग ज़्यादा कम मतलब और डिक्रीज़ हो जाती है और 4F की जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है 5S से। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का डिफरेंस देखें तो बाइंडिंग एनर्जी जो है लैंथेनाइड में 4F की हायर होती है, बाइंडिंग एनर्जी 5F की जो है वो लोअर होती है। दूसरा डिफरेंस आ जाता है कि 4F इलेक्ट्रॉन्स जो लैंथेनाइड्स के हैं हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट और एक्टिनाइड्स के 5F इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। थर्ड डिफरेंस आ जाता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द लैंथेनाइड इज +4। सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कुछ और भी करते हैं लेकिन इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। और जो एक्टिनाइड्स हैं उनकी लोअर बाइंडिंग एनर्जीज़ की वजह से उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो +4, +5 और +6 भी हो सकती हैं। फोर्थ डिफरेंस आ जाता है द एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर 4F ऑर्बिटल्स और उनमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 5F ऑर्बिटल में जाते हैं। फिफ्थ डिफरेंस आ जाता है दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटाइंस और जो एक्टिनाइड्स हैं वो ऑक्सोकैटाइंस बनाते हैं, जैसे UO2 2 पॉजिटिव है, UO2 पॉजिटिव है, NPO2 पॉजिटिव है, PuO2 पॉजिटिव है। इसके अलावा इनके आइंस जो हैं वो ज़्यादातर कलरलेस होते हैं, जो लैंथेनाइड्स हैं, और जो एक्टिनाइड्स हैं उनके कलर्ड होते हैं। सिक्स डिफरेंस आ जाता है एक्सेप्ट PM ऑल रिमेनिंग लैंथेनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। प्रोमीथियम के अलावा बाकी सारे जो है वो प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है और बाकी सारे जो हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं हैं। इसके और जो हमारे पास एक्टिनाइड्स हैं उसके सारे के सारे एक्टिनाइड्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। सेवन डिफरेंस आ जाता है लैंथेनाइड्स जो हैं दे डू नॉट फॉर्म कम्प्लेक्सेस इजीली एंड देयर कम्प्लेक्सेस विद द पाई बॉन्डिंग लाइगेंड्स आर नॉट नोन। लेकिन जो एक्टिनाइड्स हैं वो कम्प्लेक्सेस बनाते भी हैं और इनके पाई बॉन्डिंग लाइगेंड्स जो होते हैं जैसे कि अल्काइल फॉस्फीन है और थायो ईथर्स वगैरह हैं वो होते हैं। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस हमारे पास आ जाता है कि दे आर पैरामैग्नेटिक बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी ईजीली एक्सप्लेन्ड। और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं ज़्यादातर लैंथेनाइड्स, लेकिन इनमें जो लैंथेनम 3 पॉजिटिव है, ल्यूटेरियम 3 पॉजिटिव है, ये डायमैग्नेटिक है, और ये टर्बियम 2 पॉजिटिव है, और इसके अलावा जो है हमारे पास सीरियम वाला जो है वो भी 4 पॉजिटिव जो है, ये सारे जो है डायमैग्नेटिक है। 4 आइंस इसके डायमैग्नेटिक हैं, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक हैं। और एक्टिनाइड्स में जो है ना दे आर आल्सो पैरामैग्नेटिक बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। और जो हमारे पास लैंथेनाइड्स हैं इनके कंपाउंड लेस बेसिक होते हैं और एक्टिनाइड के कंपाउंड जो होते हैं मोर बेसिक होते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूक्लियर सिंथेसिस ऑफ द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स है फिर टॉपिक हमारे पास। अच्छा जी, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन दैट ऑफ द यूरेनियम दैट इज़ 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बिकॉज दे अकर इमीडिएटली फॉलोइंग यूरेनियम इन द पीरियोडिक टेबल एंड द एलिमेंट 93 नेपचूनियम एंड 94 प्लूटोनियम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1940 एंड दे वर प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग यूरेनियम 238 विद न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन्स के साथ जब बम्बार्ड करवाया जाता है तो हमारे पास जो है वो नेपचूनियम और प्लूटोनियम ऑब्टेन होते हैं। ये इनकी इक्वेशंस भी यहाँ पे गिवन हैं, यहाँ से आप लोग इनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा क्यूरियम 242 जो है इज़ फॉर्म्ड व्हेन द प्लूटोनियम 239 टारगेट इज़ स्टक विद द एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा दी जाती है जब प्लूटोनियम के ऊपर, तो फिर हमारे पास जो है वो क्यूरियम 242 की प्रोडक्शन होती है। द एटम्स ऑफ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बम्बार्डमेंट यूजिंग कंपैरेटिवली मैसिव पार्टिकल्स सच एज बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इनके ऊपर जो इनकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो फिर हमारे पास जो है कुछ और एलिमेंट्स भी बनते हैं, मतलब हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स बनते हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं कंपैरेटिवली मैसिव पार्टिकल्स की, जैसे बोरोन, कार्बन या नाइट्रोजन है। क्यूरियम के ऊपर कार्बन की बम्बार्डमेंट करवाई तो नोबेलियम NO बनेगा, और जो NO है ये नोबेलियम का सिंबल है, और LU तब बनता है जब हम CF जो है, CF हमारे पास है जी कैलिफोर्नियम, और कैलिफोर्नियम जो है ये इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई बोरॉन की तो हमारे पास लॉरेंशियम बनता है और न्यूट्रॉन की मिशन होती है यहाँ से। सेपरेशन ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स को हम प्रेसिपिटेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, और आयन एक्सचेंज टेक्निक यूज़ की जा सकती है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड सेपरेशन, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैटाइन एक्सचेंज रेजन्स यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग HCl इज़ यूज्ड एज द इल्यूटिंग एजेंट। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग HCl को इल्यूटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एक्टिनाइड आयन फॉर्म क्लोराइड कम्प्लेक्सेस मोर इजीली एंड हैंस आर इल्यूटेड फास्ट। एक्टिनाइड आयंस जो हैं वो क्लोराइड कम्प्लेक्सेस बनाते हैं और उनको ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या किया जाता है, आयन एक्सचेंज रीजन विद 10 मोलर लिथियम क्लोराइड एज इल्यूएंट और
at elevated temperature up to 90 degrees Celsius with the exception of gadolinium HO and CmEs. The elution sequences proceed in the order of increasing atomic number and thus lanthanum is absorbed least strongly. सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्टिनाइड एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एक्टिनाइड एलिमेंट को किस तरह सेपरेट किया जाता है? बाय रिमूविंग फ्रॉम द कैटायन एक्सचेंज रीजन बाय इल्यूजन विद अमोनियम सिट्रेट, लैक्टेट, अल्फा हाइड्रोक्सी, आइसोब्यूटायरेट एंड इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें से मेन पॉइंट याद कर लें। एक्सट्रैक्शन ऑफ थोरियम, थोरियम को किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है? अकरेंस देखें तो थोरियम अकर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर थ्रू इन स्मॉल proportions and its though in the small proportions its important mineral are thorite। थोराइड जो है वो इसका important mineral है। SiO2.THO2.NH2O, ये थोराइड का फार्मूला यहाँ से याद कर लें। एंड थोरियनाइट which contain 55 to 80% THO2, 11 to 32% UO2 and little सीरिया अर्थ। ठीक है, और थोरियम इज़ आल्सो फाउंड इन मोनोजाइट सैंड। तो ये थोरियम की अक्रेंस को लाजमी याद करें, इसके मिनरल्स के नेम, उनके फार्मूले याद कर लें। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मोनोजाइट सैंड, मोनोजाइट सैंड से इसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बहुत से इसके स्टेप्स होते हैं जिसके जरिए इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहले कन्वर्ट किया जाता है इसको इनटू थोरिया से फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में थोरिया में कन्वर्ट किया जाता है मोनोजाइट सैंड को, और यानी कि मोनोजाइट इज़ पाउडर्ड एंड डाइजेस्टेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। उसको पाउडर फॉर्म में करके कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया जाता है अंटिल पेस्टी मैस इज़ कंटेनिंग सल्फेट्स ऑफ द थोरियम एंड द सम लैंथेनाइड्स मेनली लैंथेनम एंड सीरियम बिकम सोलुबल इन वाटर। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H3PO4 द सोल्यूशन कंटेनिंग द फॉस्फेट्स इज सफिशेंटली एसिडिक एंड द सोल्यूशन इज देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग NaOH और MgO and pH adjusted so that THHPO4 twice gets precipitated leaving the phosphate of lanthanum and cerium in the solution। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये जो THHPO4 twice है मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट है ये थोरियम का। और फिर क्या किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट? नाउ द प्रेसिपिटेट ऑफ THHPO4 twice इज ट्रीटेड विद Na2CO3 टू फॉर्म क्रूड थोरिया। THO2 जिसका फार्मूला होता है कंटेनिंग लैंथेनम एंड सीरियम एज चीफ इम्प्योरिटीज़, उसको फिर हीट करवाया जाता है Na2CO3 के साथ और क्रूड THO2 ऑब्टेन होता है। एंड द क्रूड थोरिया इज ट्रीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड, उसको फिर ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है। एंड द अमोनियम ऑक्सलेट सोल्यूशन थोरियम ऑक्सलेट सो फॉर्म्ड रिमेन्स इन द सोल्यूशन वाइल द ऑक्सलेट्स ऑफ द लैंथेनम एंड सीरियम आर left behind as residue। Solution containing thorium THC2O4 twice is dried and ignited to get THO2 and then THO2 is dissolved in HNO3 and THNO3 4H2O formed is recrystallized and the nitrate on heating give प्योर थोरिया। और जहाँ पे नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो प्योर थोरिया मिलेगा। कन्वर्जन ऑफ THCl4 एंड देन इनटू थोरिया। थोरिया जो हमें मिलता है प्योर थोरिया इज़ ट्रीटेड विद फॉस्जीन टू फॉर्म THCl4। फॉस्जीन का फार्मूला होता है COCl2। ठीक है, उसको ट्रीट करवाया जाता है उसके साथ थोरिया को, तो फिर हमारे पास THCl4 बनेगा। THCl4 का कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमें थोरियम की प्रोडक्शन हो जाती है। मीन के उसको सेपरेट कर लेते हैं। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड थोरियम बाय वैन आर्केल मेथड। वैन आर्केल मेथड में क्या किया जाता है? द मेटल दस प्रिपेयर्ड इज स्लाइटली इम्प्योर एंड कंटेन्स थोरिया एज इम्प्योरिटी। ये थोड़ी सी इम्प्योर मेटल होती है, इसमें थोरिया जो होता है एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्योरीफाइड बाय हीटिंग इन आयोडीन वेपर्स। ठीक है, मतलब कि हम थोरिया में से प्योर थोरियम को अलहदा करने के लिए वैन आर्केल मेथड को यूज़ किया करते हैं। ठीक है, ये जो ज़्यादातर नेम वाले प्रोसेसेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, ये मोस्टली जो है MCQs में बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि वैन आर्केल मेथड क्या है। रिफाइनिंग की जाती है क्रूड थोरियम की, मतलब क्रूड थोरियम के अंदर थोरिया जो होता है वो एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, तो उसकी प्योरीफिकेशन के लिए हम उसे हीट करते हैं आयोडीन वेपर्स के साथ। वैन इट फॉर्म्स वोलेटाइल THI4, तो उसमें वोलेटाइल THI4 बनता है एंड द वेपर्स ऑफ THI4 आर डिसोसिएटेड इनटू
टू मेटल ऑन अ हॉट फिलामेंट। 1100 टू 1250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करती। TH+2 I2, तो इसमें हमारे पास THI4 बनेगा। 1100 टू 1250 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट करेंगे तो थोरियम जो है वो पेयर फॉर्म में अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगी। यूजेस ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। Uranium 233 and uranium 234 and plutonium Pu 239 are fusion fuels that can be directly used in atomic reactors for fission. इनको फिशन के लिए यूज़ करवाया जाता है डायरेक्टली, वाइल यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232 कैन नॉट बी यूज्ड एज फिशन फ्यूज डायरेक्टली, हाउएवर बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस दे गिव फिशन फ्यूल्स एंड यूरेनियम 238 गिव Pu 239 वाल थोरियम 232 गिव यूरेनियम 233। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी डिटेल आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पे डिटेल बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पे आपने बार बार रीड करना है, इसको बार बार समझना है, बार बार लेक्चर को सुन लेना है। उसमें से आपने सारी चीज़ें नहीं अपने नोट्स में लिखनी, जस्ट वही बातें नोट्स में लिखनी है जो कि MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके नोट्स जो हैं वो एक शॉर्ट फॉर्म में बने और आपको रिवाइज़ करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। और उतना ही आप लोग पढ़ें जो कि आपके लिए मीन कि आप अपने माइंड में उसे अच्छे से रिटेन कर सकें और बार बार जो है वो आप उसको रिकॉल कर सकें, और रिवीजन के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और पेपर में आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। सबसे बड़ी बात ये होती है। और कहीं भी अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी आप लोगों की रह गई है तो आप लोग ज़रूर गूगल से सर्च करें और मीनिंग्स देखें और मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखें। और एक्सप्लेनेशन देखने का ये मतलब नहीं होता कि आप एक्सप्लेनेशन को अपने नोट्स में भी लिख लें। एक्सप्लेनेशन देखने का मतलब ये होता है कि आपका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए और आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए और आप उसको फिर शॉर्ट वर्डिंग में जो है वो अपने नोट्स में मेंशन कर लिया करें। ठीक है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट चैप्टर भी कवर हो चुका है और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। मीन कि आज का लेक्चर हमारा कवर हो गया और नेक्स्ट जो है हम आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगी। अपनी दुआ में याद रखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने अल्लाह के साथ अपनी एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, बहुत स्ट्रॉन्ग करें। डेली बेसिस पे कोशिश किया करें कि पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें और जो है ना दुनिया के इम्तिहानात के साथ साथ आखिरत के इम्तिहान की फ़िक्र भी करें और उसकी तैयारी भी करें, और सबसे ज़्यादा नमाज और कुरान को अपनी रूटीन में लाजमी शामिल कर लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ये सब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपनी रहमतों में रखे आप लोगों को और आपको तक़वा नसीब फ़रमाए। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।